हेलो गाइस, तो हाजिर हूँ मैं एक और लंबी वीडियो के साथ जिसकी आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी। और इसके पहले पार्ट की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियांग की सिस्टम उसे ये धमकी देती है कि उसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही अंदर एक नया डिसाइपल ढूंढ के अपने सेक्ट में भर्ती करवाना है, और अगर वो इस टास्क को कंप्लीट नहीं करता तो इस बार उसे गंजेपन का सामना करना पड़ेगा। अब यही सोच करके कि उसे नया डिसाइपल वहां मिल जाएगा, वो प्लेस ऑफ इमॉर्टैलिटी पहुंचता है, जहाँ पे कंपटीशन का टाइम भी आ चुका होता है, जहाँ हेतिन और वो लड़का चिन हाओ एक दूसरे से कम्पीट करेंगे कि कौन बेहतर है। लेकिन हमने देखा था जो इवल ब्लड सेक्ट वाले होते हैं उनकी इवल मंशा ही होती है, और वो अपने डिसाइपल यानी चिन हाओ को जिताने के लिए उसे एक खास किस्म का एक्लिजर देते हैं, जिसे खाने से उसकी शक्तियों में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में चिन हाओ की मौत भी हो सकती है। अब हेतिन यहाँ पे इतना ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है कि वो चिन हाओ पे भारी पड़ने लगता है। फिर चिन हाओ यहाँ पे इविल वे में जीतने के लिए उसी एक्लिजर को खा लेता है और उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। जहाँ जियांग हेतिन को ये सलाह देता है कि तुम्हें यहाँ पे अटैक नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करना है। लेकिन हेतिन अब यहाँ पे अपने मन पे अड़ जाता है, क्योंकि वो उस चिन हाओ के बुलीनेस को अब और ज्यादा सह नहीं सकता था। इसीलिए अपने फाइटिंग स्टाइल को ही वो चेंज कर देता है और यहाँ डिफेंस नहीं, अब वो अटैक करने की सोच रहा था। आगे हम देखते हैं कि हेतिन इतने आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे अटैक करता है कि चिन हाओ के एक्लिजर खाए हुए अटैक को भी नलीफाई कर देता है और वो औंधे मुंह नीचे गिर जाता है। अब यहाँ हेतिन की जीत होती है और सारे उसकी जीत की खुशी में चीयर कर रहे होते हैं कि इतने में जो इविल ब्लड सेक्ट का लीडर होता है उसकी यहाँ लालच जाग जाती है और वो दूसरे सेक्ट के डिसिपल्स को अब चोरी करने पे आधमका था। वो हेतिन पे ऐसा अटैक करता है मानो वो उसे कैप्चर करते हुए उसे हिप्नोटाइज करके अपने सेक्ट में भर्ती कर लेगा। लेकिन हम वही देखते हैं कि जियांग इस वशीकरण के जादू को एक पल में ही कट कर देता है, जिससे उसका लीडर वहीं गिरा पड़ा होता है और जियांग उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को चोरी करने की। ये सिर्फ मेरे ही डिसाइपल है और हमेशा सिर्फ मेरे ही सेक्ट इमॉर्टैलिटी सेक्ट को बिलोंग करेंगे। आगे उसी सेक्ट का एल्डर जियांग से यहाँ माफी मांगने लगता है और वो लीडर को ना मारने की उससे आग्रह करता है। यहाँ पे जियांग सबकी नज़र में काफ़ी ऊपर उठ जाता है और वे लोग सभी अब वापस जाने को तैयार होते हैं। तभी जियांग की सिस्टम उसे याद दिलाती है कि अब गंजा होने में उसे सिर्फ 1 घंटा 41 मिनट और 55 सेकंड बाकी है, तो उसे जल्द से जल्द करना होगा और एक नया डिसाइपल ढूंढना होगा, वरना वो गंजा कर दिया जाएगा। अब बेचारा जियांग सोचने लगता है कि वो एक नया डिसाइपल कहाँ ढूंढे कि तभी उसे नज़र चिन हाओ पे पड़ती है और वो सोच रहा होता है कि कहीं इसी क्यों ना मैं अपना डिसाइपल बना लूं। कि तभी वो जो धोखेबाज लड़की होती है जिसने पावर के लालच में यहाँ हेतिन को धोखा दिया था, फिर से वो पलट जाती है, मानो जैसे उसकी नेचर थाली के बैगन जैसी हो। यहाँ वो हेतिन से आग्रह करने लगती है कि उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि चिन हाओ उसे बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करता और वो अब वापस से उसके पास आना चाहती है। यहाँ हेतिन भी ईंट का जवाब पत्थर से देता है, ये कहते हुए कि पारो अब हमारे और तुम्हारे बीच के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग ही जाएंगे। अब चिन हाओ जो अब उस लड़की की इस तरह से बदली हुई फितरत देखता है तो वहाँ एक एक करके वो उसकी सच्चाइयाँ गिनवाने लगता है कि तुम बदबूलाल लड़की, मैंने तुम पे इतना ज्यादा एहसान किया, तुम्हें अपने सेक्ट में लेकर और फिर मुझसे ही मुंह फेर रही हो। यहाँ वो लड़की भी पीछे नहीं हटती, वो भी चिन हाओ के राज खोलने लगती है। अब यहाँ इन दोनों एक दूसरे के छुपे हुए राज इस तरह से जाहिर कर रहे होते हैं कि जिसे सुन के बाकियों को सिर्फ हंसी ही आ रही होती है। अब ये सब सुनते हुए जियांग जो होता है उसे अपना नया डिसाइपल बनाने का डिसीजन वहीं गिव अप कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वे सभी के सभी अपने सेक्ट की ओर पैदल ही बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे जियांग को फिर उसकी सिस्टम याद दिलाती है कि अब गंजा होने में सिर्फ 8 मिनट और 43 सेकंड बाकी हैं। कि तभी वो हेतिन जो सबको लीड करते हुए आगे ले जा रहा होता है उससे जियांग पूछता है कि आखिर तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। कि तभी अपने वो ख्यालों से होश में आता है और देखता है कि वो ना जाने किस जगह पे आ चुके हैं। वो एक डिमोनिक कल्ट में प्रवेश कर चुके होते हैं और उस सेक्ट के डिसाइपल्स इनका रास्ता रोकते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रीजन में कदम रखने की। अब आगे हमें यहाँ पे एक बंदे की एंट्री दिखाई जाती है जो काफी डिमोनिक वे में उनसे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब जैसे ही वो अपीयर होता है जियांग की सिस्टम उसे बताती है कि यही उसका नया डिसाइपल है। इसका नाम जुआन होता है और वो उन डिमोनिक कल्ट के लोगों को चुन चुन करके मार रहा होता है, क्योंकि वो डिमोनिक कल्ट के लोग इसे ही ढूंढ रहे होते हैं। अब आगे जुआन उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स के स्किल को ले लिया और अब उन्हें मारने भी आए हो, तो मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। कि तभी उस सेक्ट लीडर अपने फ्लाइंग ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करता है और वो अब एक ऐसे ट्रिक का यूज करते हुए उस जुआन को रोकने की कोशिश करता है जिसमें उसके बाकी के सारे डिसाइपल एक के बाद एक जुआन के ऊपर ही गिर के उसे दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
अब ये बहुत फनी होता है देखने में कि एक बंदे पर सारे लदे पड़े होते हैं। अब इस फनी मोमेंट पे यहाँ जुआंग के डायलॉग्स की एंट्री होती है। वो कहता है कि इसे छोड़ दो, ये मेरा आदमी है। जिस पे वो लीडर कहता है कि तुम किस खेत की मूली हो जो कि मुझे ऑर्डर दे रहे हो और किस प्रेशर से तुम उसे छुड़ाओगे। जिस पे जुआंग वहाँ पे गॉड प्रेशर का यूज करता है। अब ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सारे उसके नीचे दब रहे होते हैं। अब सभी लोग उस प्रेशर से बचने के लिए जियांग से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं कि तभी जियांग एकदम स्टाइल से चलते हुए जुआन के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि तुम अब मुझसे बिलोंग करते हो। अब आगे वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और सभी लोग वापस अपने सेक्ट में आते हैं, जहाँ पे जुआंग एकाएक सवाल करने लगता है। तो उसके सवालों का जवाब देते हुए जियांग बताता है कि अब से वो उसका टीचर है और वो इस इमॉर्टल सेक्ट का हेडमास्टर भी है और मैं आज से चाहता हूँ कि अब तुम मेरे डिसिपल बन जाओ। अब टीचर की पूरी बात खत्म करने से पहले ही जुआंग अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मुझे स्वीकार है आपका डिसिपल बनना। अब जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उसका डिसाइपल बनना, सिस्टम यहाँ अपेयर होती है और जियांग को बताती है कि उसे न्यू डिसाइपल भर्ती करवाने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर 5 मेडिटेशन रूम दिए जाते हैं। साथ ही उसके पूरे सेक्ट को एक मॉन्टिंग गार्ड का फॉर्मेशन दिया जाएगा, जिससे कोई भी ईवल शक्ति बाहर से उसके सेक्ट पे अटैक नहीं कर सकती। अब आगे जियांग जैसे ही उसकी शक्तियों को उभारने के लिए उसे टच करने जाता है, जुआंग उसके हाथों को परे करते हुए कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई दूसरे लोग मुझे टच करें और यहाँ पे इस सेक्ट में मैं इसीलिए डिसाइपल बना हूँ क्योंकि मुझे टेम्पररी कोई जगह चाहिए होती है अपने रहने के लिए। सो बताओ कि आज से मैं कहाँ रहने वाला हूँ। जिसपे जियांग सोचने लगता है कि ये तो बड़ा सख्त लौंडा उसके हाथ लगा है। आगे वो अपनी टोटी पोटी झोपड़ी और झुग्गी को दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा अगला घर होगा। जिसपे जुआन अपने चारों तरफ झोपड़ी के बने हुए रूम्स को देखते हुए यहाँ पे अनसेटिस्फाइड होता है और वो कहता है कि बस यही है तो वो इतनी जबरदस्त जगह में कैसे रह सकता है। जिसपे बाकी के डिसाइपल्स अपने इस सेक्ट की खूबियां बताने लगते हैं, हालांकि उन्हें कोई खूबी नहीं दिखती, फिर भी वो काफी एलेबोरेट करके यहाँ बताते हैं कि यहाँ बस ऊंची ऊंची पहाड़ हैं, यहाँ पे एक गहरा डीप वाटर है जहाँ पे एक ड्रैगन स्पिरिट रहता है और हमारे इस हम्बल हाउस में पूरी यूनिवर्स जैसा स्पेस है। हम इसमें काफी लग्जरियस के साथ रहते हैं लेकिन काफी अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाते हैं। अब ये सारी बातें सुनते हुए जुहान यहाँ उल्टे पांव भागने लगता है, ये कहते हुए कि तुम सभी पागल हो गए और मुझे इस पागल खाने में नहीं रहना। आगे वो चिल्लाते हुए यहाँ जुहान से कहता है कि बस सोच लेना कि मैं तुम्हारे कभी डिसेबल था ही नहीं, लेकिन अभी सिस्टम ने उसे जो रिवॉर्ड दिया था उसके सेक्ट के चारों अराउंड एक माउंटेन रिगार्ड होगा और ये गार्ड फॉर्मेशन उसे सेक्ट के बाहर जाने ही नहीं देती। जिसपे जियांग उसे कहता है कि हमारे सेक्ट की एक और खूबी भी है कि इसे एक इनविजिबल माउंटेन प्रोटेक्शन वाले फॉर्मेशन ने गार्ड कर रखा है। अब आगे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि जुआन की जो लॉयल्टी पॉइंट्स है वो मात्र 5 पॉइंट है, जो कि काफी कम है और जब भी किसी डिसाइपल का 10 से कम लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं तो होस्ट को किसी भी तरह से अपने डिसाइपल को इस लॉयल्टी पॉइंट्स को बढ़ाना होगा और अगर ये पॉइंट 10 पॉइंट से ज्यादा बढ़ेंगे तो सिस्टम उसे एक नया रिवॉर्ड देगी, जो कि है कि हेवन लेवल की शॉर्ट टेक्निक। और इस टेक्निक का यूज करते ही एक ही अटैक में 9 कट्स लगते हैं। अब आगे यहाँ जियांग अपने सारे डिसाइपल्स के लॉयल्टी पॉइंट्स देख रहा होता है जो कि 100 होते हैं, लेकिन जो कि प्रिंस होता है जिसके अब भी 99 है, लेकिन वहाँ जो प्रिंस होता है उसके अभी 99 पॉइंट्स होते हैं। वो अब भी जियांग को अपना आइडल मान रहा होता है और उसी तरह की एक्टिंग करता है। वो हर बार हमेशा अपनी पीठ घुमा के ही खड़ा रहता है। अब जुआंग की लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ाने के लिए यहाँ जियांग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो, सो मैंने जानबूझ करके अपने सेक्ट के अराउंड एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट किया है ताकि हम पे कोई भी बाहर का दुश्मन अटैक न कर सके। इसलिए अब से तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कोई दुश्मन तुम्हें चेस करेगा या तुम्हें मारने के लिए हमारे सेक्ट में आ धमकेगा। साथ ही वो उसके लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ऐसी चिकनी चुपड़ी और भी कई बातें बोलता है और फिर अपने उसी गॉड लेवल स्किल्स की बुक उसके सामने अपेयर करते ही कहता है कि ये हमारे सेक्ट की एक्सक्लूसिव बुक है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा के रखी है और इस बुक को पढ़ते ही तुम गॉड लेवल का कुंफू कर पाओगे। अब इस बुक को लेने के बावजूद भी यहाँ जो जुआंग होता है उसके लॉयल्टी पॉइंट से सिर्फ 1 पॉइंट आगे बढ़ती है, जिसे देख के यहाँ जियांग सोच रहा होता है कि किस तरह का ढीठ डिसाइपल उसे अब मिला है जिसे बोतल में उतारना तो काफी मुश्किल हो रहा है उसके लिए। अब आगे जुआंग उस पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए उसे एक और एक्सक्लूसिव बुक देता है और इसके बारे में वो बताता है कि ये एक हेवन लेवल का शॉर्ट मैनुअल है जिसके अंदर की लिखी हुई टेक्निक को अगर तुम सीख जाओगे तो तुम पूरे आसमान को ही बर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत कुछ कहते हुए जियांग बातों बातों में अपनी पोल खोल देता है और इस बात को उनके दिमाग से हटाने के लिए कि उसके पास अब कोई भी पावर्स है ही नहीं, वो तुरंत अपनी सिस्टम से कहता है कि वो उन 5 मेडिटेशन रूम को जल्द से जल्द यहाँ पे हाजिर करे। और वहाँ पे एकाएक मेडिटेशन रूम अपेयर हो जाता है जिसे देख के दूसरे डिसाइपल शॉक में रह जाते हैं। आगे जियान उस मेडिटेशन रूम की खासियत बताते हुए जुआन से कहने लगता है कि ये मेडिटेशन रूम तुम्हारे सोर्स को क्लियर करेगा,
साथ ही ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करेगा और तुम्हें एक पीसफुल माइंड का नेचर देगा। तुम आगे अब से यहीं रहोगे और अपनी ची गैदरिंग के लेवल को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करोगे। अब ये सब सुनने के बाद भी जुआन के यहाँ जो लॉयल्टी पॉइंट्स और भी ज्यादा घट जाते हैं और वो मात्र अब 3 पॉइंट्स रह जाते हैं। जिस पे जियांग उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, साफ साफ बता दो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को सेटिस्फाइड करूंगा। जिस पे जुआंग उससे कहता है कि मेरे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है, बस मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो बहुत साफ सुथरा हो और उसका वेंटिलेशन काफी अच्छा हो और अंदर से काफी आलीशान हो, उसमें कई सारे आधुनिक इंस्टॉलेशन हो, काफी सारे इफेक्ट हो और एक मॉडर्न वे में स्टाइल किया गया हो। मुझे बस ऐसा ही रूम चाहिए। साथ ही उस रूम की जो छत होगी वो तारों भरी आसमान की तरह दिखती होगी, उसमें ऐसे फीचर्स होने चाहिए। जिस पे जियांग उससे कहता है कि बस इतना ही चाहिए तो तुम सही जगह पे आए हो। अब ये कहते ही जियांग उसे मेडिटेशन रूम में धक्का दे देता है। अब अंदर जाने से पहले यहाँ जुआन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुमने कहीं मुझे टॉयलेट में तो नहीं भेज दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब जहाँ पे वो गिनाए हुए वो सारे फीचर्स यहाँ पे उसे दिख रहे होते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि उस मेडिटेशन रूम की एक खासियत होती है कि उसमें रहने वाले को अपने अंदर के डर का सामना करना होगा। अब यहाँ जुआंग के हम अंदर के डर को देखते हैं, जो कि खुद जुआंग ही होता है। उसे अपने अंदर के डेमन से डर लगता है। आगे वो डेमन उसे कह रहा होता है कि तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ह्यूमन हो और मैं तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर हूँ। अब आगे इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसपे भारी वो मॉन्स्टर वाला जुआन पड़ रहा था और अब आगे हम उनकी और फाइट देख पाते हैं, लेकिन इससे पहले ही एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी सिस्टम जियांग को यहाँ बताती है कि किसी डिसाइपल के लॉयल्टी पॉइंट्स अगर इंक्रीज होंगे तो होस्ट को काफी ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अब उसके नए स्टूडेंट जुआन ने तो वहाँ पे डिसिपल बनना एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके लॉयल्टी पॉइंट्स काफी ज्यादा कम थे, जिसे बढ़ाने के लिए जियांग जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है और जियांग को उस मेडिटेशन रूम में धक्का दे देता है। लेकिन जैसे ही जुआन उस मेडिटेशन रूम में जाता है उसे अपने अंदर के डर का सामना करना पड़ता है और उसका सबसे बड़ा डर वो खुद ही होता है कि कहीं वो अपने अंदर रहने वाले डिमन को बाहर न निकाल दे। यहाँ उसी के जैसे दिखने वाली एक स्पिरिट उसके सामने आता है, जो उसे ये धमकी देते हुए उस पर अटैक करने लगता है कि तुम कभी भी मुझे अपने से दूर नहीं कर पाओगे, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहूंगा, क्योंकि मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ। जहाँ जुआन अपने अंदर के डेमन को काबू करने के लिए उस पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन वो जो डेमन स्पिरिट होती है आखिरकार उसे गले से धर दबोचती है और उसे कहती है कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा स्ट्रगल कर लो, मुझे अपने अंदर से नहीं निकाल पाओगे। और ऐसा करते ही वो डेमन स्पिरिट अब उसके अंदर समाने वाली थी और उसे पूरी तरह से पॉजेस करने वाली थी कि तभी हम देखते हैं कि जियांग जैसे ही चुटकी बजाता है वो मेडिटेशन रूम टर्मिनेट हो जाता है और तुरंत ही उससे जुआन बाहर आ जाता है। जुआन यहाँ अपने टीचर पे ही गुस्सा करने लगता है कि तुमने तो मुझे एक ऐसे रूम में भेजा था जिसमें काफी ज्यादा आराम होगा, लेकिन तुम्हारे कारण मैं आज मरते मरते बचा हूँ। इसीलिए जुआन के अब लॉयल्टी पॉइंट्स और गिर के मात्र 2 पॉइंट्स बचे रह गए थे, जिस पे जियांग उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस को देख रहा था। अब ये सुनते ही वो और भी ज्यादा तैश में आ जाता है कि तुम सारे टाइम मुझे इसी तरह से मार खाता देखते रही। इस पे शेन उससे कहता है कि तुम टीचर को गलत समझ रहे हो, क्योंकि हमारे टीचर ने यह बताया है कि हमें अपने आप की मदद खुद करनी होगी, हमें अपने अंदर के डेमन को खुद ही मारना होगा, क्योंकि हमें अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, साथ ही हमें अपने आप को खुद ही इम्प्रूवमेंट करना होगा। अब ये सुनते ही जुआंग को कुछ यकीन आता है और उसके लॉयल्टी पॉइंट्स वापस से इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ वापस से जियांग उसे समझाता है कि तुम्हें वापस से उस प्रैक्टिस रूम के अंदर जाना होगा और अपने अंदर के डेमन को खुद फाइट करते हुए हराना होगा, वहाँ पे तुम्हें इमोशनल नहीं होना है। अब जैसे ही ये शेन सुनता है उसके अंदर का जो आत्मविश्वास होता है फिर से जाग जाता है और वो चिल्लाते हुए वो कहता है कि अब मैं समझ गया कि टीचर हमें क्या समझाना चाहते हैं, कि जैसे हम एक कोकोन के अंदर ट्रैप्ड है और हमें अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने अंदर की इमोशनल फीलिंग पे अटैक करना होगा। अब जैसे ही शेन को इस बात का रियलाइजेशन होता है वो उस प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है ताकि अपने अंदर के इनर डेमन से वो फाइट कर सके। अब उस प्रैक्टिस रूम के अंदर हो रहे बैटल को देखने के लिए जियांग जो होता है वो अपने साथ जुआन को चलने के लिए कहता है। अब आगे हमें उसी प्रैक्टिस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेन जो होता है वो अपने अंदर के डर से फाइट कर रहा होता है। उसका सबसे बड़ा डर उसके अंकल ही होते हैं, जिसने बचपन में ये जानते हुए कि शेन की सुप्रीम बोन है उसकी हड्डियों को पूरी तरह से निकाल दिया था। यहाँ शेन उन्हीं से फाइट कर रहा होता है, जहाँ उसके अंकल लगातार उससे फाइट कर रहे होते हैं ये कहते हुए कि तुम्हें फैमिली के लिए मरना ही होगा और वैसे भी तुम्हारे मरने से फैमिली में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
जिस पे शिन उन्हें ये जवाब देता है कि मैं हमेशा आपके लिए एक टूल जैसा था। जैसे ही आपको ये पता चला कि मेरे अंदर सुप्रीम बोन्स हैं, उन्हें डिग आउट करने के लिए आपने मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। जिस पे उसके अंकल ये कहते हैं कि आखिरकार हम एक फैमिली में से ही है और फैमिली मेंबर्स को ही एक दूसरे की मदद करनी होती है और मुझे बस अमीर बनना था, तो इसमें मेरी तुम्हें मदद करनी होगी। जिस पे शेन उन्हें ये कहते हुए एक जोरदार अटैक करता है कि तुम मेरी रियल फैमिली नहीं हो, क्योंकि अब से मेरी रियल फैमिली यही इमॉर्टल सेक्ट के लोग हैं और मेरे टीचर हैं। अब ये देखते हैं यहाँ जुआन को भी इस बात का एहसास होता है और वो टीचर से कहता है कि मैं भी अब अपने अंदर के डेमन से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिस पे सिस्टम अब यहाँ इन्फॉर्मेशन देती है कि जो जुआन है उसके लॉयल्टी पॉइंट्स अब बढ़ करके 35 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आगे शेन भी अपने डर पे पूरी तरह से काबू पा चुका होता है, जिसके लिए टीचर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आगे वो उसे कहता है कि उसके टीचर होने के नाते वो उसकी फाउंडेशन बेस को मजबूत बनाने में और भी ज्यादा मदद करेंगे। अब आगे शेन उसे थैंक्स कहते हुए वहां से चला जाता है, जिसपे जुआन अब अपने टीचर से पूछता है क्या उसका भी जो बेस फाउंडेशन है वो भी इंक्रीज किया जा सकता है। जिसपे जियांग उसे जवाब देता है कि अभी तुम इससे काफी दूर हो, तुम्हें उस रेल में पहुंचने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। अब ये सुनते ही जो जुआन होता है उसके लॉयल्टी पॉइंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि टीचर उसे कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब जैसे ही जियांग उसे कहता है कि मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, तुम्हारी अभी कल्टीवेशन लेवल काफी लो है। अब जैसे ही उसका डिसाइपल ये सुनता है कि उसके टीचर ही उसकी कल्टीवेशन लेवल को लो बता रहे हैं, फिर से उसका लॉयल्टी पॉइंट घट के मात्र 20 पॉइंट्स रह जाते हैं। अब आगे यहाँ जियान ये सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के से मैं ऐसा क्या कहूँ कि इसके लॉयल्टी पॉइंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इसीलिए वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम काफी यंग हो और तुमने काफी लेट शुरुआत की थी कल्टीवेशन की, इसीलिए तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी लो है। अब आगे जब जुआन ये सुनता है तो उसके लॉयल्टी पॉइंट्स और भी गिरकर सिर्फ 1 पॉइंट्स रह जाते हैं। अब ये देखते हुए जियांग उसे अंदर ही अंदर कोस रहा होता है, इवन की गालियां भी दे रहा होता है। जिसपे उसके सिस्टम अब उसे ये याद दिलाती है कि सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और उसे अपना टास्क कंप्लीट करना है। मीन्स कि यहाँ पे जल्द से जल्द उसे अपने नए डिसाइपल के लॉयल्टी पॉइंट्स को 100 से इंक्रीज करवाना होगा। जिस पर उसकी सिस्टम उसे ये सलाह देती है कि मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। जिस पे जियांग उसे कहता है कि इतनी ज्यादा तो कड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इसे एकदम अपने बेटी की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन तब भी ये मानता ही नहीं। अब उसे फाइनली समझाने के लिए जियांग जो होता है उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो सी ऑफ सफरिंग में डूब जाता है। यहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इमोशनल और डिमोनिक फीलिंग भरी हुई है, जिसे तुम तभी देख पाओगे जब तुम इस सी ऑफ सफरिंग में जाओगे और अपने अंदर की कमियों को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। अब काफी टाइम बीत जाता है और यहाँ जियांग को लगता है कि वो अपने अंदर की इस बुराई को बाहर निकालेगा, लेकिन तभी हम सी ऑफ सफरिंग के अंदर का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पे जुआंग एक जगह चुपचाप बैठ के रो रहा होता है और अपने अंदर ही ये फील करके सोच रहा होता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, ना ही कोई उसे चाहता है और इस दुनिया में जीना बस यूजलेस है। और ये सोचते हुए कि कोई भी उसकी केयर नहीं करता, वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि यहाँ मरने के बारे में सोचने लगता है। कि तभी जियांग को इसकी सिस्टम बताती है कि उसका जो नया डिसाइपल है अब उसकी लॉयल्टी पॉइंट्स और भी घट करके 0 हो चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में जो जुआन होगा उसके अंदर का डिमन बाहर आएगा और उसे कम्प्लीटली पॉजेस कर लेगा। इधर सीन वापस से जुआन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम उसके अंदर की वो फीलिंग को देख रहे होते हैं, जो उसे लगातार कह रहा होता है कि तुम्हें कोई नहीं चाहता और ना ही कोई तुम्हारी केयर करता है और तुम एक मॉन्स्टर हो और हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहोगे और अपने इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ मिल जाओ। कि तभी यहाँ जुआन को अपने मास्टर यानी जियांग की कही हुई बातें याद आती हैं। वो उसे लगातार सी ऑफ सफरिंग के बाहर से चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को जगाना होगा, तुम्हें अपने अंदर के इस डेमन को मार करके अपने ह्यूमन फॉर्म में आना होगा और चाहे इस वर्ल्ड में जितनी भी सफरिंग्स हो तुम्हें उसको हमेशा पॉजिटिव लेना होगा। अब आगे हम एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हैंड को अंदर आता देखते हैं और वो जुआन को वहाँ से बाहर निकालता है। यहाँ पे जियांग ऐसा टीचर उसे कई सारी बातें बताता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और यहाँ सिस्टम उसे बताती है कि अब उसके नए डिसिपल का लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ के 60 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आगे जुआंग जैसे उसे ये बात कहता है कि ये इमॉर्टैलिटी सेक्ट तुम्हारा हमेशा घर रहेगा और आगे भविष्य में तुम्हें कुछ ऐसा इवल करते हो तो याद रखना कि मैं तुम्हारा टीचर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये सुनते ही उसके लॉयल्टी पॉइंट्स अब 90 तक पहुंच जाते हैं और यहाँ जियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बावजूद, इतने भारी भरकम डायलॉग्स के बावजूद भी ये इसके लॉयल्टी पॉइंट्स सिर्फ 90 पे ही अटके हुए हैं। अब जैसे ही जियांग उसे उठाने के लिए छूता है, यहाँ पे उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी सिस्टम यहाँ उसके नए डिसेबल को ये रिवॉर्ड देती है कि उसे अपने डिमोनिक बॉडी के एक्टिवेशन में एक हेवनली शॉट टेक्निक दिया जाता है और उस हेवनली तलवार के मात्र एक कट 9 तलवारों के कट के बराबर होगा। अब आगे जियांग उसे ये कहते हुए कि तुम्हारे अंदर का डिमोनिक नेचर पूरी तरह से रिमूव हो चुका है
इसीलिए तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं तुम्हें एक ऐसी बुक दूंगा जिसमें हेवन लेवल के शॉर्ट टेक्निक्स हैं। अब इतना कुछ करने के बावजूद भी यहाँ जुआंग के जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं वो अब भी 90 पे ही अटके थे। आगे जुआंग उससे पूछता है कि मेरे पास तो कोई तलवार ही नहीं है, तो मैं किस चीज से आखिर प्रैक्टिस करूंगा। अब उस बेचारे को क्या पता कि ये जो सेक्ट है वो काफी नल्ला सेक्ट है और यहाँ वेपन्स के नाम पे सिर्फ बहुत सारी ब्रांचेस और कुल्हाड़ी पाई जाती है। और वही जो उनकी एक कुल्हाड़ी होती है वो जियांग उसे देते हुए कहता है कि तुम पहले इससे प्रैक्टिस करो। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें इस सीरीज के न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम बिलिन होता है, जो किसी कारणवश अपने सारे मिनिस्टर्स को वहाँ रिजाइन करने के लिए कहती है। अब आगे बिलिन से मिलने के लिए एक और लड़की आती है जो उससे बताती है कि एम्परर होते हुए इतनी ज्यादा गुस्सा और तैश में आके फैसला करना ये उसके लिए बुरा साबित होगा। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ये कैरेक्टर जो होती है वो एक इम्प्रेस होती है जो कि अपने ही मंत्रियों को उसकी जगह पे साइन करने के लिए उन्हें रिजाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि इसके मिनिस्टर्स ने उसके परमिशन के बगैर उसके जगह पे हस्ताक्षर किए होते हैं। अब एक और लड़की वहाँ पे अपेयर होती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे ऐसे लक्षण है जो किसी महारानी के तो नहीं लगते। अब यहाँ पे हमें उन दो लड़कियों के बीच का राज पता चलता है और वो ये होता है कि इस पूरी जगह की महारानी सात्सुकी होती है, जो कि अपनी ही एक दासी को जिसका नाम बिलिन है उसे अपनी जगह पे बिठाती है। क्योंकि सात्सुकी काफी बीमार है, उसे एक ईवल कर्स है जो उसकी फैमिली से मिला है और ये ईवल कर्स उसे उसके फादर से मिला है, जिसमें हमें पता चलता है कि सात्सुकी को कर्स का इलाज अब तक नहीं मिला है और बहुत सारी कोशिशें करने के बाद वो अब हार गई है और अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब तक उसे उस कर्ज को दूर करने का सॉल्यूशन नहीं मिला है। जिस पे उसके दासी उसे हिम्मत ना हारने को कहती है और एक अंतिम बार प्रयास करने को कहती है, इस उम्मीद में कि उन्हें उसके ईवल कर्ज का इलाज जरूर मिल जाएगा। अब हमें सात्सुकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो काफी छोटी होती है और उसके अपने फादर ही उस फैमिली का ईवल कर्ज उसके ऊपर थोप रहे होते हैं, ये कहते हुए कि फादर तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और मेरे बस बचने का एक ही उपाय है कि उस ईवल कर्स को अब तुम ले लो। अब उस अभिशाप की क्या कहानी होती है ये आगे हमें एपिसोड में पता चलेगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सात्सुकी एक अंतिम प्रयास करने के लिए उस ईवल कर्स के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। अब इस जर्नी में उसे कई दिन लग जाते हैं और उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। अब इस जगह से निकलने वाली तेज एनर्जी को देखते ही उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसे वहीं ले जाएगी और उसे अपनी ईवल कर्स का इलाज वहीं पे मिलेगा। अब ये एनर्जी जहाँ फूट रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल सेक्ट ही होता है, जहाँ पे लाइला अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही होती है और ये एनर्जी उसी के थ्रू निकल रही होती है। अब उस एक्सेसिव एनर्जी को निकलता देख बाकी के डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, जहाँ हम प्रिंस होंजी को देखते हैं जो कि अब भी अपने टीचर जियांग की नकल कर रहा होता है, जिसे देख के जियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा कब तक मेरी इसी तरह से नकल करता ही रहेगा। अब आगे सारे डिसाइपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि जो शिन है उसने सेक्ट में आते ही लगातार एक पे एक वो ब्रेक थ्रू करता ही जा रहा है और वो बस थोड़े ही दिनों में सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही जियांग फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि क्यों न मैं इसे ही अपना टीचर बना लूं, क्योंकि ये मात्र एक इकलौता ऐसा बंदा है जो कि अपने टीचर से इतने ज्यादा सुप्रीम लेवल पे है और मैं इसका टीचर होते हुए भी अब तक ची गैदरिंग के बस लोवेस्ट लेवल पे हूँ। जिसपे तभी उसके सिस्टम बताती है कि उसने एक न्यू डिसाइपल को डिटेक्ट किया है और होस्ट को जल्द से जल्द इस नए डिसाइपल को अपने सेक्ट में भर्ती कराना होगा। इसके लिए उसे मात्र 3 घंटे दिए जाएंगे और अगर वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो एज अ रिवॉर्ड उसे अपने सेक्ट बिल्डिंग के लिए एक सतुरा पैविलियन दिया जाएगा और अगर 3 घंटों के अंदर वो इस नए डिसाइपल को नहीं रिक्रूट कर पाता तो फिर एज अ फेलियर उसे अपने सारे के सारे बाल खो देने होंगे। इसके उसके सिस्टम फिर से उसे धमकी दे रही होती है कि उसे अब गंजा होना होगा। अब हेयर लॉस का सुनते ही जल्द से जल्द जियांग निकल पड़ता है उस नए स्टूडेंट की तलाश में। अब आगे इधर हम शिन को देखते हैं जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके प्रैक्टिस करने के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है सीधा उस उड़ती हुई शिप पे जाती है जिसपे सात्सुकी सवार थी। अब यहाँ शिन द्वारा निकली गई उस एनर्जी से पूरी वो फ्लाइंग शिप जल जाती है और क्रैश होते हुए सीधा उनके इमॉर्टल सेक्ट पे ही लैंड करती है, जिससे वहाँ के डिसाइपल्स की जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी वो पूरी तरह से क्रैश हो जाती हैं। देख के हेतिन पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है कि उसका प्यारा सा झोपड़ा टूट गया, इसीलिए वो सात्सुकी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सात्सुकी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उसे एक झटके में वहीं ढेर कर देती है और अब अपने क्लासमेट का बदला लेने के लिए जैसे ही जुआन आगे बढ़ता है, यहाँ बेचारा हेतिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि उस लड़की से पंगा मत लो, लेकिन 1 सेकंड में ही वो वापस आके हेतिन के पास ही गिरता है। अब ये देखते हुए वो जो प्रिंस होता है पहले तो वो एक लंबी चौड़ी यहाँ डायलॉग बाजी करता है, उसके बाद अपने साथियों का बदला लेने के लिए वो सात्सुकी पे अटैक करने लगता है
यहाँ वो सात्सुकी की तलवार से अटैक का जवाब अपने डंडे से दे रहा होता है, लेकिन सात्सुकी की तलवार के आगे वो ब्रांच कब तक टिकने वाला था वो टूट जाता है। आगे सात्सुकी उसे कहती है कि तुम अपने फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज पे हो और मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कि इतने में हम इमॉर्टल सेक्ट वालों की एकता को देखते हैं। जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ ये कहते हुए कि हम तीनों के अर्ली स्टेजेस का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगी। वो सभी के सभी सात्सुकी पे टूट पड़ते हैं और अपने ब्रांचेस से जो उसे कूटने लगते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि उसे अधमरा कर देते हैं। आगे सीन चेंज होता है और इसकी खबर सिस्टम यहाँ जियांग को देती है कि उसकी नई डिसाइपल्स को इतना मारा जा रहा है कि अगर होस्ट उसे नहीं बचा सका तो वो वहीं मर जाएगी। अब आगे जैसे ही जियांग वहाँ पहुँचता है अपने सारे डिसिपल्स को रोकता है वो सात्सुकी को मारने से और उन सभी को वो क्लास लेता है, ये कहते हुए कि इमॉर्टल सेक्ट के बंदों का ये तरीका तो नहीं है कि वो इस तरह से किसी की पिटाई करे। आगे उसकी सिस्टम उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि यही उसकी नई डिसाइपल है जो कि एक इम्प्रेस भी है। ये जान के जियांग काफी खुश हो जाता है कि अब की बार एक महारानी उसकी डिसाइपल बनी है। अब आगे जियांग उसका नाम पुकारते हुए कहता है कि महारानी काफी दूर से ट्रैवल करके आई हैं। अब ये जान करके सारे चौंक जाते हैं कि यहाँ टीचर को सात्सुकी के बारे में सब कुछ पता है। आगे यहाँ जियांग लायला को ये ऑर्डर देता है कि इसकी स्पिरिचुअल बोर्ड को जाके रिपेयर करो, जिसपे सारे डिसाइपल्स यहाँ जियांग से ही सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो एक आउटसाइडर की मदद क्यों कर रहे हैं और क्यों चाहते हैं कि हम उसकी बोर्ड को फिक्स करें। जिसपे हेतिन फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि आखिर टीचर क्या चाहते हैं। वो हमसे इसलिए स्पिरिचुअल बोर्ड को रिपेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम इसके बारे में सीख सकें। साथ ही ये स्पिरिचुअल बोर्ड यहाँ से हटेगी तभी तो हम अपनी झोपड़पट्टी को वापस से रिपेयर कर पाएंगे। अब आगे जियांग सात्सुकी को अपने साथ बुलाता है। यहाँ सात्सुकी उसे कई सारे सवाल करने लगती है, साथ ही अपनी इवल कर्स के बारे में भी उससे पूछने लगती है कि इसका इलाज क्या है। जिसपे जियांग मन ही मन सोचने लगता है कि इसके बारे में आखिर उसे कैसे पता होगा। आगे सात्सुकी उसे इमॉर्टल कहते हुए कुछ एडवाइसेस उससे मांगती है, जिसपे जियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूं, कुछ इसके बारे में हिंट तो दो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। अब जियांग उसके कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो उसे एक आइडिया सोचता है और वो फिर से सात्सुकी को अपने साथ चलने को कहता है। सात्सुकी यहाँ कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये फिर से मुझे कहाँ चलने को कह रहे हैं। तो जियांग उसे उसी प्रैक्टिस रूम के सामने लाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसके अंदर तुम्हें जाके मिल जाएंगे और एक बार तुम इसके अंदर चली गई तो तुम्हें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब आगे सात्सुकी को उस प्रैक्टिस रूम में ढकेलते हुए जियांग जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर देता है और उसकी लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए वो सी ऑफ सफरिंग में झांकने लगता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस प्रैक्टिस रूम के अंदर एक पर्सन को उसके अंदर के डर का सामना करना होता है। अब जैसे ही सात्सुकी अंदर जाती है उसे अपने डर के रूप में उसके फादर दिखते हैं, जो उसे एक ईविल वे में कह रहे होते हैं कि आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। अब आगे यहाँ हमें पता चलता है कि सात्सुकी के फादर को एक ईवल कर्स होता है, जिसे हटाने के लिए उसने सात्सुकी के कई सारे भाई बहनों को सेक्रीफाइस किया था और इसी तरह से अपने आप को अमर रखने के लिए और नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उसने अपने आने वाले हर बच्चे की आहुति दे दी थी। और सात्सुकी को भी वो ऐसा ही करने को कह रहे होते हैं कि जैसा कि तुम्हारे भाई बहनों ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, अब तुम भी उसी तरह से अपना बलिदान दो। लेकिन यहाँ सात्सुकी उन पे अटैक करने लगती है, ये कहते हुए कि पहले भी एक बार आप मुझे मार चुके हैं तो दोबारा मैं आपको ये मौका नहीं दूंगी। अब आगे सात्सुकी उससे लगातार फाइट करते हुए उस तलवार को उनके सीने के आर पार कर देती है। दूसरी तरफ जियांग इस पूरे ड्रामे को काफी एक्साइटेड होते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी हम सात्सुकी के फादर को देखते हैं जो कि वापस से जिंदा हो जाते हैं क्योंकि एक डर की तो मृत्यु नहीं हो सकती। आगे वो सात्सुकी से कह रहे होते हैं कि तुमने अपने ही फादर को मार डाला तो आखिर तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस रह गया। और ये हमारी वो फैमिली का ब्लड कर्स है जो कि एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता है और जबकि तुम मेरी बेटी हो तो तुम भी इस कर्स से नहीं बच पाओगी। अब ऐसा कहते ही सात्सुकी के फादर उसे टच करते हैं और अब उसे पूरी तरह से पॉजेस कर चुके होते हैं। अब ये देखते ही जियांग तुरंत ही सिस्टम को शट डाउन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सात्सुकी पूरी तरह से अब पॉजेस हो चुकी थी। उसके फादर पूरी तरह से अब उस पे सवार हो चुके थे और जैसे ही जियांग यहाँ पे उसे रोकने के लिए जाता है, सात्सुकी एक जोरदार किक उसे लगाती है, जिससे जियांग को अब समझ में आता है कि उसने यहाँ पे आने में थोड़ी देर कर दी है क्योंकि सात्सुकी के जो अंदर का डर है वो पूरी तरह से उस पे हावी हो चुका है। जिसपे जियांग की सिस्टम उसे बताती है कि कर्ज के ट्रांसफर होने के कारण उसकी बॉडी के जो ब्लड कर्स मैडनेस है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। जिसपे जियांग अपने सिस्टम को डांटते हुए कहता है तो तुम ये बात मुझे यहाँ आने से पहले ही बता देती। जिसपे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि उसने इस तरह का ड्रामेटिक इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसीलिए इस तरह के टिप्स वो होस्ट को देने में देर कर रही है ताकि वो कुछ एंटरटेनमेंट ले सके। आगे हम देखते हैं कि सात्सुकी पर पूरी तरह से पागलपन सवार हो जाता है और वो बस एक ही बात रटने लगती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी।
आगे वो लगातार जियांग पे अटैक करने लगती है, जिससे बेचारा जैसे तैसे बचते हुए भाग रहा होता है। जिस पे जियांग को उसकी सिस्टम बताती है कि एक बार ब्लड कर्स एक्टिवेट हो जाने के बाद ये अंडन नहीं किया जा सकता। अब आगे जियांग उठ खड़ा होता है और यहाँ पे वो सासुकी से कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है पावर ऑफ गॉड यूज करने को। लेकिन जैसे ही वो एक तिलिस्मान निकालकर उसकी तरफ फेंकता है, हम देखते हैं कि वो तिलिस्मान एक्टिवेट होने से पहले ही फुस हो जाती है और अब जियांग के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो इतने में ही दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है। और अनफॉर्चुनेटली इसी के साथ ये एपिसोड को भी फिनिश कर दिया जाता है। सबसे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है जहां हम जियांग को देखते हैं कि वो काफी मुश्किलों से बचते बचाते उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकलता है, जहां सासुकी के अंदर का इनर डिमंस उसे अब भी पॉजेस किए हुए थे और वो तेजी से बढ़ती है जियांग को मारने की तरफ। तभी जियांग का पैर वहाँ पे रखी एक लकड़ी पे पड़ता है और वो धड़ल्ले से नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरते वक्त वो सासुकी को टच कर लेता है। और जैसा कि हमें मालूम है कि जैसे ही जियांग अपने नए डिसाइपल को टच करता है, उसकी सिस्टम उसे बताती है कि उसने अपने नए डिसाइपल के स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है और उसके अंदर जो वो फैमिली ब्लड क्रश होता है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिसके कारण सासुकी के अंदर की ग्रीन बेंट स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से वो डिमोनिक अभिशाप भी अब दूर हो जाता है, जिससे अब सासुकी अपने सेंसेस में आती है और जियांग से पूछने लगती है कि वो अपने आप से उस प्रैक्टिस रूम से बाहर कैसे निकल गई। जिस पे जियांग के तो पोल खुलने से बच जाता है और वो वहाँ पे ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो एक बहुत बड़ा इमॉर्टल है और उससे अकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे अंदर के फैमिली ब्लड कर्स को हटा दिया है। लेकिन मन ही मन सोच रहा होता है कि खैर के ये कर्स हट गया, वरना इसने तो आज मुझे मार ही डाला था। सासुकी यहाँ पे उसे थैंक्स कहती है और तुरंत ही रिस्पेक्टफुल वे में नील डाउन होते हुए वो जियांग को अपना टीचर एक्सेप्ट करती है, जिसमें जियांग को उसकी सिस्टम बताती है कि फाइनली उसने एक नया डिसिपल अब रिक्रूट कर लिया है और इस नए डिसाइपल के जो लॉयलिटी पॉइंट्स है वो 80 हैं और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसकी सिस्टम उसे रिवॉर्ड देती है और वो रिवॉर्ड एक तिब्बतियन स्पिरिचुअल पैविलियन होता है, जिसे सुन के जियांग काफी खुश हो जाता है कि फाइनली उसे स्पिरिचुअल पैविलियन मिलने वाला है, क्योंकि इस नई डिसाइपल को भर्ती करवाने के लिए उसने काफी कड़ी मेहनत की है और नए डिसाइपल को रिक्रूट करना तो कोई बच्चे का खेल नहीं है। अब आगे जियांग बड़ी ही शान से उस पैविलियन की तरफ जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि उसके सिस्टम ने उसके लिए एक आलीशान पैविलियन बनाया होगा, लेकिन जैसे वो एक छोटी सी झुग्गी को देखता है अपने सिस्टम पे डिसअपॉइंट होने लगता है। आगे वो अपने सिस्टम से पूछने लगता है कि इस झोपड़पट्टी में क्या ही बुक्स होंगी और वो कैसे प्रैक्टिस करेगा, जिस पे सिस्टम उसकी बताती है किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। इस हट के बाहरी अपीयरेंस को मत देखो, बल्कि इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है। जिस पे जियांग उसे कहता है कि भले ही बात चाहे जो भी हो, तुम्हें इसके बाहरी रूप को इतना ज्यादा बेकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस रिवॉर्ड को पाने के लिए काफी मेहनत किया है, तो इसके बदले में तुम मुझे ये झुग्गी तो नहीं दे सकती। आगे डिसअपॉइंट होने के बावजूद भी जियांग काफी मुश्किलों से इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देख के वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो छोटी सी झोपड़ी अंदर से काफी बड़ी होती है और वहाँ पे इतने ज्यादा स्पेस होता है कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में बुक्स रखी होती हैं। ये देखते ही जियांग यहाँ पे अपने सिस्टम को सॉरी कहता है कि उसने उस पर डॉट किया। आगे जियांग खुशी के मारे एक्साइटेड हो जाता है कि उसे अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बनने से फ्यूचर में नहीं रोक सकता, क्योंकि फाइनली अब वो कल्टीवेट करने के लिए उन बुक्स को पढ़ सकता था। अब जैसे ही वो बुक्स को निकाल के पढ़ने लगता है, वहाँ पर उसे एक बुक पूरी तरह से खाली दिखती है। इसी तरह से वो दूसरी और तीसरी बुक्स को भी देखता है कि सभी के सभी वहाँ बुक्स खाली पड़ी होती हैं। आगे वो अपनी सिस्टम को फिर से कोसने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर किसी सेक्ट में ऐसा पैविलियन क्यों होगा जहाँ की सारी बुक्स एम्प्टी हैं, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना होगा, तभी तुम इस सूत्रा पैविलियन के फर्स्ट 4 फ्लोर्स के जो सीक्रेट्स होंगे, यानी कि जो बुक्स होंगी, उन्हें अनलॉक कर पाओगे। जिसपे जियांग उसे कहता है कि अगर ये बात सही है तो उस छोटे से टास्क को बताओ कि मुझे क्या करना है। जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक करना होगा। अब ये सुन के तो जियांग की फटी रह जाती है, क्योंकि वो घोस्ट किंग सेक्ट पूरे कॉन्टिनेंट में 9th ग्रेड का सेक्ट है और उससे कोई पंगा लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता और उसकी सिस्टम उस पर सीधा डायरेक्टली अटैक करने के लिए कह रही है। जिसपे उसकी सिस्टम उसे कहती है कि तुम्हें बुक्स चाहिए ना, तो तुम्हें अटैक करना ही पड़ेगा। जिसपे जियांग ये कहते हुए कि थैंक यू, मुझे बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम टास्क को कैंसिल कर सकती हो, और वहाँ से जाने लगता है। जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि टास्क को ना लेने पे भी तुम्हें एक पनिशमेंट दिया जाएगा, और पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें इस प्रैक्टिस रूम में 3 दिनों तक स्टे करना होगा, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग को तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को दिखाई जाएंगे उसी सही ऑफ सफरिंग में। कितने में वहाँ सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं और उन सारी बुक्स को देख करके वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। और यहाँ हितिन अपने मास्टर से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होता है, इसलिए सबको कहने लगता है कि हमारे टीचर तो महान है और सिर्फ उनके जैसे मास्टर ही के पास ही इस तरह का एक बड़ा सूत्रा पैविलियन हो सकता है। लेकिन वो जब बुक्स को देखते हैं तो वो सारी की सारी एम्प्टी होती हैं। जिसपे हितिन फिर से कहता है कि मैं समझ गया कि यहाँ मास्टर ने इन बुक्स को क्यों एम्प्टी रखा है,
क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़े। तो चलो इस बात की तह तक जाने के लिए हमें मास्टर से ही इसके बारे में पूछना होगा। कि तभी वहाँ जियांग भी आ जाता है और उन सभी से कहता है कि क्या तुम इन सारे बुक्स को पढ़ना चाहते हो, तो तुम सभी अपने अपने लेवल्स को मुझे बताओ। जिस पे सबसे पहले जॉन बताता है कि वो ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे है। हेथिंग उसी ची रिफाइनिंग के 8 लेवल पे होता है। साथ ही प्रिंस यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज पे होता है। यहाँ शेन और लाइला भी फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज पे होते हैं और उनकी नई डिसाइपल जो सासुकी होती है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज पे होती है। जिसमें जियांग सोचने लगता है कि धत तरीके इनके कल्टीवेशन लेवल तो इतने ज्यादा नहीं है कि ये घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक कर सके। इसलिए यहाँ जियांग को फिर से अपनी बातें बनाने का मौका मिल जाता है और वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी को फाउंडेशन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंचना होगा और जब तक तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे तुम्हारे लिए यहाँ की सारी बुक्स रिस्ट्रिक्टेड होंगी, यानी कि तुम्हारी सारी बुक्स इसी तरह से एम्प्टी दिखेंगी। अब आगे जियांग वहाँ से ये सोचते हुए चला जाता है कि जैसे तैसे तो मैंने ये मामला सुलझा लिया, लेकिन अगर वे लोग अपने उस लेवल तक पहुंच गए तो फिर से ये मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हमें उन बुक्स को पढ़ना है और उस लेवल तक इनके पहुंचने से पहले मुझे कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही होगा। अब इसी तरह से एक दिन बीत जाता है और सारे के सारे डिसाइपल्स अपनी प्रैक्टिस में जीत तोड़ लगे रहते हैं। अब आगे यहाँ जियांग शेन से पूछता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है और उसने कुछ इम्प्रूव किया है कि नहीं। जिस पे शेन उसे कहता है कि उसने सारी रात जाकर के प्रैक्टिस की है और वो अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसके सभी साथी भी दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिस पे जियांग उसे साथ ही में सोने और प्रैक्टिस करने की बड़ी बेकार सी सलाह देता है। अब आगे शेन जैसे ही वहाँ से चला जाता है सिस्टम यहाँ जियांग को बताती है कि उसने टास्क को कंप्लीट करने में काफी डिले किया है, इसीलिए उसे पनिशमेंट दी जाएगी। जिस पे जियांग उसे कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना। जिस पे सिस्टम और प्रैक्टिस रूम का दरवाजा खोल देती है और उसे बताती है कि ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट सहना ही होगा। तभी जियांग यहाँ पे अपने सारे डिसाइपल्स को आपस में बातें करते सुन लेता है। सबसे पहले यहाँ हेतिन बताता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बुलीनेस से बचाया है। आगे शेन कहता है कि मास्टर ने मेरे बोन्स को दोबारा से रीजनरेट किया है। आगे प्रिंस कहता है कि मास्टर ने मुझे अपने अंदर के इनर डेमंस को कैसे हराते हैं वो सिखाया है। अब यहाँ उनका जो चौथा डिसाइपल जोआन होता है वो कहता है कि मास्टर ने मेरे अंदर के डिमोनिक नेचर को क्लीन किया है। जिसपे आगे लाइला कहती है मास्टर ने मेरे लिए सब कुछ किया है। जिसपे सभी लोग उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगते हैं कि क्या स्पेशल किया है तुम्हारे लिए। आगे यहाँ हेतिन फिर से आत्मविश्वास से भर जाता है और उन सभी से कहता है कि मास्टर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें दिन रात प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी नींद और भूख प्यास को भूल जाना होगा और सिर्फ प्रैक्टिस में ही लगे रहना होगा। अब सभी लोग आत्मविश्वास से भर जाते हैं, जी तोड़ प्रैक्टिस करने लगते हैं। जियांग इन्हें देखते हुए काफी बुरा फील करता है और वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहते हुए कि अब तो मुझे मार खाना ही पड़ेगा, वो उस प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस रूम के अंदर जाते ही 1% को उसके अंदर का जो डर है वो सताएगा और यहाँ जियांग को ये डर होता है कि उसके सारे डिसिपल्स कहीं उसकी असलियत ना जान जाए कि वो एक फेक टीचर है और उसे कुछ आता जाता नहीं। और अब उसके सामने यही डर अपेयर होता है और सारे उसके जो डिसाइपल होते हैं वो उसे कूटने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। और ये देख के जियांग डर के मारे उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल जाता है कि मुझे इतनी पिटाई तो नहीं खानी है। और यहाँ वो सोच लेता है कि उसे पनिशमेंट से बचने के लिए उसे घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक करना ही होगा। ये जानकारी वो अपने सारे डिसाइपल्स को देता है कि उन्हें जल्द से जल्द घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक करना है। जिसपे उसके सारे डिसाइपल्स अपने टीचर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन सभी को ये लगता है कि अब वो टीचर की धमाकेदार फाइटिंग को देखेंगे। और यहाँ एक्साइटमेंट में सारे डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि फाइनली अब हम टीचर को फाइट करते हुए देखेंगे और उन्हें ऑब्जर्व करते हुए काफी कुछ सीखेंगे। जिसपे जियांग ये सोचने लगता है कि क्या तुम सभी मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। और तभी उनके एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम लोगों को वहाँ पे फाइट करनी होगी, ना कि मुझे। और मन ही मन कहता है कि भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी लो है लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें सारा दोष मेरे सिस्टम को देना चाहिए, ना कि मुझे। जिसपे अब सारे डिसाइपल्स यहाँ सवाल करने लगते हैं कि मगर टीचर हम कैसे फाइट करेंगे। जिसपे जियांग उनसे कहता है कि कोई अगर मगर नहीं चलेगा, तुम्हें अगर कल्टीवेशन की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो इस तरह की हार्डशिप से गुजरना ही होगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी घोस्ट किंग सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो लीडर होता है वो अपने ही बंदे को मार रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम एक मामूली से सेक्ट के सामने टिक नहीं पाए तो तुम जैसे लूजर्स को रखने का कोई फायदा नहीं है। जिसपे वो एल्डर अपनी जान छुड़ा लेता है, ये कहते हुए कि अगर लीडर मेरी जान बख्श देते हैं तो मैं अपनी मॉन्क स्पिरिट को उनके हवाले कर दूंगा। अब ये सुनते ही वो सेक्ट लीडर उसे छोड़ देता है और वो एल्डर वहाँ पे सेक्रीफाइस की तैयारी के लिए चला जाता है। अब आगे हमें जियांग को दिखाया जाता है जो उसी फ्लाइंग शिप में घोस्ट किंग सेक्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन नीचे उन्हें बहुत अजीब सा नजारा देखने को मिलता है कि घोस्ट किंग सेक्ट वाले वाकई काफी ईविल होते हैं। उन्होंने उस खास तरह के रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे रहने वाले सारे आम लोगों को मार दिया होता है, जिसे देख करके वो सारे डिसेबल तैश में आ जाते हैं। किसी भी तरह से इस ईविल सेक्ट को आज वो एलिमिनेट करके ही रहेंगे।
जिसपे जियांग उन्हें कहता है कि तुम्हें जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जंग का ये नियम है कि तुम्हें अपने एनिमी को डिफीट करना है, ना कि उसके साथ ही मरना है। इसीलिए एज अ टीचर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हें अपनी जान की ज्यादा सुरक्षा करनी है। अब आगे वो लोग देखते हैं कि वो इविल सेक्ट वहाँ पे आ चुका होता है, जिन्होंने उस सेक्रीफाइस को करने के लिए एक छोटी सी बच्ची को बंदी बनाया होता है। और ये सब वही घोस्ट किंग सेक्ट का वो एल्डर कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने सेक्ट लीडर को ऑफर करने के लिए एक मॉन्क का सोल चाहिए, और ये सोल उस छोटी बच्ची में होता है, इसीलिए उन्होंने उसे बंदी बनाया है। ये तभी हम देखते हैं कि जियांग का वो फ्लाइंग शिप भी वहाँ पहुँच जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि उसी इविल सेक्ट के एक एल्डर ने अपने लीडर को खुश करने के लिए एक मॉन्क सोल वाली स्पिरिट को बलिदान करने का डिसाइड किया होता है। और ये मॉन्क सोल की स्पिरिट एक छोटी बच्ची में होती है, और ये लोग उसी बच्ची को बलिदान देने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आगमन होता है जियांग के सेक्ट का, जो कि अपने सारे डिसेपल्स के साथ आ पहुंचा था। अब ये सारे डिसेपल्स एक ही साथ वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन इविल सेक्ट वालों को कह रहे होते हैं कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी स्पेशल ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या निकलता है। वहाँ पे वे लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जैसे कि वो किसी सुपर हीरो की टीम से हैं, जिसे देख के जियांग सोच रहा होता है कि लगता है तुम लोग उस स्पेशल रूम में इसी तरह की प्रैक्टिस करते थे। और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने इन्हें तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी, कहीं ये मेरी नाक ना कटवा दे। या आगे दूसरी तरफ वो इविल सेक्ट वाले उनसे कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे रिचुअल में बाधा डालने की कोशिश की है, तो तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा। जिसपे वो सभी डिसाइपल यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ मरना हमें नहीं है बल्कि तुम ही है, और भले ही तुमने हमसे हमारा नाम नहीं पूछा है, लेकिन हम एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन यहाँ जरूर देंगे। वे लोग शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग डिसाइपल बने थे क्रम में, वैसे वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे लोगों के सेक्ट को तबाह कर देंगे, वो भी अपने टीचर्स के ऑर्डर पे। अब इनका इस तरह से इंट्रोडक्शन देख करके वो घोस्ट किंग सेक्ट वाले मजाक उड़ाते हैं, इवन हंसने भी लगते हैं, और उनसे कहते हैं कि ऐसे ही तो हम सबका मर्डर करते ही रहते हैं, लेकिन जब तुम खुद हमारे दरवाजे पे आ गए हो तो अब हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ उन दोनों सेक्ट के बीच आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जियांग के जितने सारे डिसाइपल होते हैं वो सभी उन ब्रांच स्टिक्स के फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वही स्टिक तो तलवारें होती हैं, लेकिन यही तलवारें उस घोस्ट किंग सेक्ट पे भारी पड़ रही होती हैं। यहाँ एक एक करके वो सभी अपने शॉर्ट टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ ही वो एक दूसरे की हेल्प के साथ उन सभी लोगों को वहाँ धूल चटा देते हैं। अब ये देखते हुए कि यहाँ पे उस इविल सेक्ट के बंदे हार रहे हैं, उनमें से 2 बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और वो गलती से यहाँ जियांग के सामने आ जाते हैं। अब जियांग उनके सामने ऐसा दिखावा करता है कि वो उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार निकालने ही वाला है, लेकिन दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो एक नंबर का फट्टू जो होता है और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जा छुपता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम प्रिंस होंगजी को देखते हैं, जो अभी भी अपनी पीठ घुमाए खड़ा था, जिसे देख के वो इविल सेक्ट वाले कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ पीठ घुमा के रहने की, तो आज हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये होंगजी का अपना पर्सनल स्टाइल है, वो हमेशा इसी तरह से खड़ा रहता है अपने टीचर की कॉपी करने के लिए, लेकिन सिर्फ चंद सेकंडों के अंदर ही वो उन सभी को धूल चटा देता है। अब आगे हमें लाइला को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बर्निंग स्काई की टेक्निक से ऐसा फॉर्मेशन आसमान में बनाती है जिससे काफी सारे शॉट्स एक ही बार में निकलने लगते हैं। जो इस इविल सेक्ट के बचे कुछ बंदे रहते हैं वो उन सबको जा मारते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ उस इविल सेक्ट का एल्डर बचा रह जाता है, जिसे मारने के लिए लाइला आगे बढ़ती है। इस पे वो एल्डर लाइला से कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा था वैसे ही मैं तुम्हें आज भी मार डालूंगा। अब लाइला की तो उसके साथ पुरानी दुश्मनी होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी इसी इविल सेक्ट ने ही मारा था, और यहाँ पे वो गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। जिसपे उस इविल सेक्ट का लीडर उसे कहता है कि देखते हैं तुम अपनी ही आंखों से अपने सर को धड़ से अलग होता हुआ देखोगी। कि तभी यहाँ सीन कट होता है और हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो कि उस पत्थर के पीछे छुप के सोच रहा होता है कि यहाँ पे उसे कोई नहीं ढूंढेगा। कि तभी पीछे से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देख के जियांग डर जाता है, लेकिन ये वही छोटी सी बच्ची होती है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। यहाँ वो बच्ची जियांग से हेल्प मांग रही होती है। यहाँ हमें लाइला की और उस इविल सेक्ट के एल्डर के बीच के आइकॉनिक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एल्डर लाइला पे भारी पड़ रहा होता है और उसे हर्ट भी कर देता है। अब आगे वो इविल सेक्ट का बंदा उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास रीयूनियन के लिए भेज दूंगा। ये सुनते ही लाइला के अंदर का जो गुस्सा होता है वो फूट पड़ता है और वो अपने फायर फीनिक्स स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करती है। इसे देख करके वो एल्डर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो स्पिरिट बॉडी एक लेजेंडरी फीनिक्स बीस्ट की होती है। वो फीनिक्स बर्ड तेजी से उससे टकराती है और हम देखते हैं कि उस एल्डर का वही काम तमाम हो जाता है। अब आगे उसके मरते ही पूरा सेक्ट ढहने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस घोस्ट किंग सेक्ट का जो लीडर होता है जो इसके एल्डर के मरने के बाद अपने ध्यान से जाग जाता है, और वहाँ पे एक आवाज के साथ अपेयर होता है कि किसकी मजाल हुई मेरे सेक्ट को वायलेट करने की।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए तेजी से दौड़ते हुए वहां से भाग रहा होता है, जिसका रास्ता वो लीडर रोक लेता है और वो कहता है कि वो इस घोस्ट किंग सेक्ट का लीडर है और तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस सेक्ट में आने की। जिसपे जियांग उसे कहता है कि मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था और कुछ बात नहीं है। कि तभी उसका एक डिसाइपल हेतिन आ जाता है और वो जोर जोर से यहाँ जियांग को कहने लगता है कि हमने घोस्ट किंग सेक्ट के सारे बंदों को मार डाला है और हमारी विजय हुई है। यहाँ जियांग उसे मन ही मन कह रहा होता है कि तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते हैं, लगता है आज तुम मुझे मरवा ही डालोगे। ये सुनते ही कि उसके सारे बंदे मारे जा चुके हैं, वो लीडर भड़क जाता है और अब जियांग पे अटैक करने लगता है। लेकिन इस अटैक को प्रिंस होंगजी रोक देता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के साथ रूड व्यवहार करने की। अब आगे उसके सारे डिसाइपल भी वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मास्टर से अभी माफी मांगो। जिसपे वो लीडर उनसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम सभी एक साथ यहाँ पे आ गए, क्योंकि एक साथ मारने में मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। जिसपे लाइला उसे कहती है कि मेरी फैमिली के तुमने 36 लोगों को मारा है और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो तेजी से उस पर आक्रमण करने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो उससे पावर में काफी कम होती है, इसीलिए उसका सामना नहीं कर पाती। ये देखते हुए जो उसके दूसरे क्लासमेट होते हैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो बारी बारी से अपने पावर से उस लीडर पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लीडर इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। आगे वो लीडर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी के पावर से मिलकर भी मुझ पे अटैक करे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जियांग ये देखती है कि उसके डिसाइपल्स किस तरह से हर्ट हो रहे हैं, वो सिस्टम से मदद मांगता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करोगे और मुझे इसी तरह से यहाँ मरता देखोगी। जिस पर उसके सिस्टम उसे कहती है कि वो एक फ्रेंडली मिशन उसे दे सकती है। अभी के अभी वो एक नए डिसाइपल को अगर रिक्रूट कराएगा तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पे 1 हिट किल का एक्सपीरियंस देगी, जो कि कजाई ब्लैक ड्रैगन के हॉर्न से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस रिवॉर्ड को पाने के लिए तुम्हें एक नए डिसाइपल को रिक्रूट करना होगा। नया डिसाइपल कहाँ मिलेगा कि तभी आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आई से स्कैन करने लगता है और उसके गोद में जो बच्ची होती है उसे डिटेक्ट करता है, जिसपे उसकी सिस्टम उसका पूरा बायोडाटा बताती है कि यही उसकी नई डिसाइपल है जिसका नाम लिंगशी है। लिंगशी को वो उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मुझे अपना टीचर मानना होगा। जिसपे लिंगशी उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और भला मैं तुम्हें अपना टीचर क्यों एक्सेप्ट करूं। अब जियांग के ये पूछने पर कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती, लिंगशी उसे बताती है कि उसकी किस तरह से उसके पेरेंट्स को इन्हीं इविल लोगों ने मार डाला था और वो सिर्फ उसे ही अपना टीचर एक्सेप्ट करेगी जो उसके माँ बाप की मौत का बदला उससे लेगा। जिसपे जियांग उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसकी मदद करेगा उसका बदला लेने में। जिसपे लिंगशी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें देखा था उन लोगों से भागते हुए, तो तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जिसमें यहाँ जियांग की तो पोल खुल जाती है, लेकिन वो फिर भी लिंगशी से प्रॉमिस करता है कि वो उसके माँ बाप का बदला जरूर लेकर के रहेगा। अब आगे ही लिंगशी ये सुनती ही उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करती है और उसे रिस्पेक्टफुली नमन करती है। जिसपे उसकी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसने नए डिसाइपल को रिक्रूट किया है और अब उसे रिवॉर्ड के तौर पे 1 हिट किल एक्सपीरियंस कार्ड दिया जाएगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर ने अपनी पूरी शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया होता है और अब यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने के बाद जियांग भी उसे हिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब जैसे ही जियांग उस 1 हिट किल एक्सपीरियंस कार्ड का यूज करता है, एक तेज रोशनी वाली एनर्जी निकलती है और सीधा वो उस लीडर के आर पार चली जाती है, जिससे वो लीडर वहीं मारा जाता है और राख की तरह हवा में बिखर जाता है। अब थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चारों तरफ संतोष हो जाता है कि उन्होंने फाइनली उस घोस्ट किंग सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जिसने इतने इविल काम किए होते हैं। वहाँ लाइला भी बहुत खुश थी कि उसने फाइनली अपने माँ बाप का मौत का बदला ले लिया है। लेकिन वहीं हम जियांग को देखते हैं जो कि काफी दबी हुई आवाज में उनसे कहता है कि जब तुम लोगों को ये पता था कि वो लीडर तुम लोगों से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, तो फिर तुम लोगों ने अपने आप को क्यों खतरे में डाला। अब इससे उसके सारे डिसाइपल खामोश हो जाते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते। जिसपे जियांग उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम लोगों ने मेरे यानी मास्टर के ऑर्डर का डिसओबे किया है और अब आगे का पालन ना करने के लिए तुम लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। अब जैसे ही वो पनिशमेंट कहता है, इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है जैसे ही जियांग एक न्यू डिसिपल लिंगशी को रिक्रूट करता है अपने सेक्ट में, उसकी सिस्टम उसे फाइनल हिट का रिवॉर्ड देती है जिसका यूज करके वो उस घोस्ट किंग सेक्ट के लीडर को मार डालता है और अब वो घोस्ट किंग सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी खुशी सारे डिसाइपल्स मना रहे होते हैं। लेकिन तभी जियांग उनसे कहता है कि जब तुम्हें पता था कि तुम उस लीडर का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम लोगों ने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला और इस तरह से तुमने टीचर की ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है, तो तुम सभी पनिशमेंट के हकदार हो। और अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे जियांग उन्हें पनिशमेंट के तौर पे 3 दिनों की सजा देता है
जिसमें लगातार उन्हें 3 दिनों तक उस तिब्बतियन सूत्रा पैवेलियन में 2-2 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, वो भी सभी जन को। अब ये तो उनके लिए एक पनिशमेंट नहीं बल्कि खुशी ही होती है, क्योंकि वे सारे डिसाइपल्स वहाँ पे कुछ सीखने आए थे और वो तो यही चाहते थे कि उस सूत्रा पैवेलियन में रखे बुक्स को वो कम्प्लीटली पढ़ ले। सभी यहाँ टीचर को इसके लिए थैंक्स कहते हैं। आगे जो जियांग होता है उन सभी को अपनी न्यू डिसाइपल से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक न्यू सेक्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे एल्डर को बताया जाता है कि घोस्ट किंग सेक्ट में एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा, सारे के सारे मारे जा चुके हैं और वो पूरी सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिस पे एल्डर यहाँ उसे कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और ऐसा करने वाला कौन है, क्योंकि वो घोस्ट किंग सेक्ट को वो प्रोटेक्ट करते थे और अब इस सेक्ट की ये जिम्मेदारी है कि जिसने उसके प्रोटेक्टेड सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है अब वो उन लोगों को मार डालेंगे। आगे एल्डर इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और ये डिसाइड करता है कि जिसने ये काम किया है वो उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे बिना कोई दया दिखाते हुए। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग अपने सारे डिसाइपल्स के साथ अपने सेक्ट वापस जा रहा होता है और उसने उन घोस्ट किंग सेक्ट वालों के यहाँ से काफी सारे स्पिरिचुअल स्टैंड्स को ग्रैब किया होता है। इसके बारे में डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि आज उन्होंने काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को ग्रैब कर लिया है, जिससे उनके सारे बैग्स फुल हो चुके हैं। अब ये सुनते हुए जियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि अब तो इस पूरे कंट्री में मुझसे ज्यादा रिच और कोई नहीं है। तभी उसकी सिस्टम उसे कहाँ ज्यादा देर खुश रहने देती है। वो उसे बताती है कि जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन्स के बैलेंस है वो एक स्टैंडर्ड तक रीच हो चुके हैं। सिस्टम इन्हें ले लेगी और इसके बदले में एक स्पिरिचुअल वेन उन्हें देगी, जिससे उनके पूरे सेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब सिस्टम कैसा करती है हम देखते हैं कि वहाँ सबसे पहले एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिससे निकलने वाली स्पिरिचुअल वेन उनके पूरे सेक्ट को गार्ड कर देती है। उसे ऐसा करने को मना कर रहा होता है क्योंकि उसे पल में ही इतना अमीर था और वो पल में ही अब गरीब बन गया, जिसे देख के सारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर हमारे मास्टर के पास ही इतना करेज है कि उन्होंने इस सारे पैसे को खो करके स्पिरिचुअल वेन्स में कन्वर्ट कर दिया है। जिस पे जियांग मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम लोगों को क्या पता, मेरे अंदर कोई करेज वरेज तो नहीं, बस मुझे उन स्पिरिचुअल वेन्स के खत्म हो जाने का गम हो रहा है। अब आगे हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सिस्टम बताती है कि उसने सूत्रा पैवेलियन के फर्स्ट 4 फ्लोर्स के जितने भी बुक्स है उनके वापस से सारे के सारे ज्ञान और एक्सरसाइजेस वापस आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बेचारा जियांग अब भी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो इन बुक्स को नहीं पढ़ पा रहा था और ना ही इनसे कोई प्रैक्टिस कर पा रहा था, क्योंकि फिर से यहाँ जिस लैंग्वेज में बुक लिखी गई थी उसे एक अक्षर भी समझ नहीं आता और उसकी आगे कल्टीवेट करने की जो चाह होती है वो यहीं धरी की धरी रह जाती है। आगे वो इन किताबों को गुस्से से पटकते हुए कहता है कि जब मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगा किसी भी टेक्निक्स की तो यहाँ रहने का क्या फायदा, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इन सारी किताबों को सेल कर दे और ढेर सारे पैसे कमाए। तभी उसकी सिस्टम उसे रोकती है ये कहते हुए कि होस्ट के कुछ इविल इंटेंशन लग रहे हैं और अगर होस्ट ने ऐसा करने की भी कोशिश की तो वापस से सारी बुक्स पे एक बैन लगा दिया जाएगा, जिससे कि फिर उसके कोई भी डिसाइपल्स इन बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। अब जियांग इस बात से नाराज होते हुए फिर से अपने कमरे में आ जाता है और मुंह फुला के बैठा होता है। तभी उसकी नई डिसाइपल लिंगशी वहाँ पे आती है और जियांग से एक सवाल करने लगती है। अब यहाँ जियांग तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है, इसलिए उस छोटी सी लड़की को बहला फुसला कर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगशी उसे कहती है कि उसे किताब में लिखा हुआ ये अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो तो सो भी नहीं पा रही है। इसमें जियांग उससे फिर पूछता है कि तो फिर दिखाओ वो कौन सी प्रॉब्लम है, जिसमें लिंगशी कहती है कि इस वर्ड में एक वर्ड बुशिजी है जिसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें जियांग उस बुक को ले लेता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और फिर से उसे वो उल्टी सीधी बात समझाने लगता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो और इतना कुछ सीखने की क्या जरूरत है, जाके आराम करो। जिसमें लिंगशी कहती है कि उसने कई सारी किताबें पढ़ ली हैं और बस यही किताब की ये चैप्टर वो नहीं पढ़ पा रही है। जिसमें जियांग सोचने लगता है कि बस मेरे ही पास ऐसे डिसाइपल क्यों आते हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ फिर से वो लिंगशी को समझाने लगता है कि देखो कल्टीवेशन करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम यहाँ पे आजादी से सोच सकती हो और अपने अंदर की स्पिरिट को एक्सप्लोर कर सकती हो। जिसपे लिंगशी के ये पूछने पर कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए, जियांग उसे कहता है तुम्हें अपने ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है और खुद ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। मीन्स कि इन बुक्स पे लिखी एक्सरसाइजेस को खुद ही समझना होगा। अब जियांग उसे ये पट्टी पढ़ा के वहाँ से भेज देता है और राहत की सांस लेता है ये कहते हुए कि ये दिन ब दिन टीचर बनना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता ही जा रहा है। अब आगे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि उसने एक जीनियस स्कॉलर को मॉनिटर किया है जो कि इसी सेक्ट की तरफ आ रहे हैं, तो अगर जियांग उस जीनियस को अपना टीचर एल्डर रिक्रूट कर ले तो उसके लिए काफी आसानी हो जाएगी। अब इस बात से जियांग काफी खुश हो जाता है और वो उस गार्ड को हटाने का परमिशन दे देता है ताकि वो जीनियस धर्मा एल्डर यहाँ पे आ सके।
अब आगे हमें उसी धर्मा एल्डर को दिखाया जाता है जो सेक्ट के बाहर ही होते हैं और उस स्पिरिचुअल वेन्स को देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा हिडन सेक्ट होगा जिसने इतने महान के स्पिरिचुअल वेन्स को अपनी सुरक्षा में गार्ड करके रखा है। लेकिन वो गार्ड फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो धर्मा एल्डर भी इसे पार करके अंदर नहीं आ सक रहे थे और अब धीरे धीरे वो फॉर्मेशन हटती है और एल्डर को अंदर आने का रास्ता मिल जाता है, जहां वो छुप के उन सारे डिसाइपल्स को देखने लगते हैं जो कि बारी बारी से जियांग से सवाल पूछ रहे थे। जिसपे जियांग उससे कहता है कि तुम सभी अपने अपने सवाल एक एक करके मुझसे पूछ सकते हो और तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। जिसपे पहला सवाल शेन पूछता है कि अगर एक अच्छा स्विमर डूबने लगे तो फिर वो एक अच्छा राइडर कैसे बन सकता है। अब ये सवाल सुन के वो धर्मा एल्डर सोचने लगता है कि इतनी यंग एज में तो इसने काफी बड़ा सवाल पूछ लिया है, जरूर ये डिसाइपल जीनियस ही होगा। जिसपे जियांग अब उसे एक उल्टा सीधा जवाब देता है कि इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि तुम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो, या तो तुम स्विमिंग कर सकते हो या फिर राइडिंग कर सकते हो, वरना तुम अपने आप को ही हर्ट कर लोगे और कल्टीवेशन के प्लेजर को नहीं पा सकोगे। अब ये जवाब सुन के तो धर्मा एल्डर भी सोचने लगते हैं कि ये आखिर कैसा जवाब दे रहा है, ये क्या ये सच में इसे हिडन सेक्ट का लीडर यानी कि मास्टर है। अगला सवाल यहाँ पे लाइला पूछती है जो कि होता है कि जी दाओजू को सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कैसे ले जाया जा सकता है। जिस पे जियांग फिर से एक बचकाना सा जवाब उसे देता है। अब बेचारी ना समझते हुए उसे कहती है कि ठीक है मुझे समझ में आ गया। धर्मा एल्डर परेशान हो रहे होते हैं कि ये तो सब गलत गलत जवाब अपने डिसिपल्स को दे रहा है और वहीं ये सोच रहा होता है कि कहीं ये मास्टर मेरे से भी तो ज्यादा जीनियस नहीं है जिसके डीप मीनिंग्स को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब अगला सवाल हेतिन की तरफ से होता है जो कि सबसे हट के सवाल पूछता है और उसका सवाल ये होता है कि आखिर नॉलेज क्या होता है, क्योंकि मुझे जानकारी के बारे में जानकारी ही नहीं है। जिसपे जियांग उसे ये जवाब देता है कि तुम्हें जानना पड़ेगा कि आखिर जानना क्या होता है और ये भी जानना पड़ेगा कि अनजान चीजें क्या होती हैं। और आगे ये कहता है कि मतलब कि तुम्हें जान करके भी जानना पड़ेगा और जानकारी को भी जानना पड़ेगा। अब इसके उठपटांग से इस जवाब को देख करके तो धर्मा एल्डर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि ये किस तरह का डीप मीनिंग हुआ, क्या ये मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है और जरूर ये मास्टर अनपढ़ है जो अपने डिसिपल्स को इस तरह से मिसलीड कर रहा है। अब आगे जियांग उनसे कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिए हैं, जाके प्रैक्टिस करो और जो चीजें समझ में ना आए वो बुक में से जाके देख लो। जिसपे हेतिन उसे कहता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद ही मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। जिसपे जियांग उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक अनस्टेबल माइंड है, इसीलिए तुम्हें शांति प्राप्त करने के लिए इस सर्कल में तब तक रहना होगा जब तक तुम अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे ना पहुंच पाओ। अब ये कहते हुए जियांग उसे एक स्पिरिचुअल सर्कल में बिठा देता है। अब आगे प्रश्न पूछने की बारी सात्सुकी की आती है जो कि जियांग से पूछती है कि ये आखिर 4 फेजेस क्या होते हैं। जिस पे जियांग कुछ कह पाता वो आसमान की तरफ इशारा करता है तो सात्सुकी समझ जाती है कि मैं मास्टर आपके बताए गए इशारे को समझ गई हूँ और 4 फेजेस क्या है उसके बारे में भी मुझे समझ में आ गया है, तो आपके टिप के लिए थैंक यू। जिसे धर्मा टीचर भी देखते हुए कहते हैं कि ये डिसाइपल तो वाकई में काफी जीनियस है जिसने मास्टर के बताने के बगैर ही सब कुछ समझ लिया। लेकिन यहाँ पे अपना बेड़ा गर्क जियांग खुद ही कर रहा होता है, उसे फिर से ये बताते हुए कि जो तुम समझ रही हो वो ये नहीं है। 4 फेजेस ये होते हैं, पहला ब्लू ड्रैगन होता है, दूसरा व्हाइट टाइगर होता है, तीसरा रेड बर्ड और चौथा बसाल्ट होता है। अब ये सुन के तो पूरी तरह से धर्मा टीचर के सटक जाती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या बकवास चीजें अपने डिसाइपल्स को बता रहे हो, एकदम नॉनसेंस कहीं के। और अब उससे रहा नहीं जाता और वो सोच लेता है कि वो इन सारे डिसाइपल्स को ट्रैक पे ला के ही रहेगा। अब आगे उस पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि वहाँ पे दूसरे सेक्ट के सारे बंदे पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर जियांग यहाँ पर सोच रहा होता है कि यही सब धर्मा टीचर्स हैं, लेकिन इनके फेस इतने खूंखार क्यों लग रहे हैं और लग रहा है कि जैसे ये मुझे कच्चा चबा जाएंगे। आगे एल्डर उस सभी से कहता है कि तुमने हमारे घोस्ट किंग सेक्ट को खत्म किया है तो तुम सभी को मरना होगा। जिसपे हेतिन वहाँ चिल्लाते हुए फिर से शुरू हो जाता है कि किसकी हिम्मत है हमारे सेक्ट को खत्म करने की, हिम्मत है तो आगे आके बात करो। जिसपे जियांग सोचने लगता है कि ये बड़बड़ा जरूर दूसरे सेक्ट से मिला है जो कि हमेशा मुझे मरवाने के लिए इतना उतावला रहता है और माने माने उसे कह रहा होता है कि तू थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता। आगे हेतन प्राउडली उनसे कह रहा होता है कि हमारी ये पॉन्ड का फॉर्मेशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके नजदीक भी आए ना तो तुम सभी के सभी मारे जाओगे। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा था कि वो फॉर्मेशन गार्ड तो पूरी तरह से हट चुकी होती है जब जियांग ने ही ऑर्डर दिया होता है, क्योंकि धर्मा एल्डर आ रहे होते हैं, इसलिए दूसरे सेक्ट वाले आसानी से वहाँ पे आ जाते हैं।
और अपनी अपनी वेपन्स को एक्टिवेट करते ही वहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं उन सभी पे अटैक करने के लिए। जिसपे जियांग भी अब सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे आइडिया आता है और वो अपने फिश ड्रैगन को अपीयर करता है और उस फिश ड्रैगन के आते ही वो सारे दूसरे सेक्ट वाले उसके पेट में चले जाते हैं। ये देख के सारे डिसाइपल्स यहाँ जियांग की तारीफ करने लगते हैं कि हमारे मास्टर तो कल्टीवेशन के शिखर पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब आगे सिस्टम भी उसके लिए एक रिवॉर्ड देती है जो कि सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक न्यू सेक्ट बिल्डिंग होता है जिसमें एक स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन भी है। ये देख के धर्मा एल्डर भी पूरी तरह से उससे इम्प्रेस हो जाता है और ये सोचते हुए कि यहाँ जरूर कोई पोजीशन खाली होगी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ मैं उनसे कहूंगा कि मुझे भी भर्ती कर लो। और जैसे ही वो इस अपॉर्चुनिटी के लेने के लिए आगे बढ़ते हैं एक पत्थर से उन्हें ठोकर लगती है और वहीं वो मुंह के बल गिर जाते हैं और इसी अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि जियांग ने एक हिडन मिशन को पूरा किया होता है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर उसकी जो सिस्टम होती है उसे अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेक्ट बिल्डिंग देती है जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट गार्डन होता है। आगे वो धर्मा टीचर ये सोचते हुए कि उसके लिए भी यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे वो आगे बढ़ता है एक पत्थर से टकराता है और सीधा जाके जियांग के कदमों में ही गिर जाता है, जिसपे सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। और यहाँ जियांग अपनी शेखी बगाड़ने के लिए सिस्टम ने जो उसे इन्फॉर्मेशन बताई होती है सबके सामने कहने लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे इस इमॉर्टल सेक्ट के न्यू मेंबर है और तुम लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने एक धर्मा टीचर को अपॉइंट किया है और ये वही है। अब सिस्टम द्वारा दिए गए इस टास्क को भी जियांग ने पूरा कर लिया होता है, इसीलिए सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक ऑर्गेनिक ग्रास प्लांट देती है। आगे जियांग उन सभी से कहता है कि एज अ हेड मास्टर और इस इमॉर्टल सेक्ट का लीडर होने के नाते मुझे बहुत सारी चीजें करने को रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए आज के बाद से तुम इस धर्मा टीचर से मदद ले सकते हो। जिस पे धर्मा टीचर इस अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ जियांग से थैंक्स कहता है और उसे कहता है कि हालांकि अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है लेकिन जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं तुम सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस पे जियांग उसे ये कहते हुए कि हमारे इमॉर्टल सेक्ट का धर्मा टीचर की कम जिंदगी कैसे हो सकती है और वो उसे टच करता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी 1000 वर्षों की हो जाए। अब ये जियांग का कमाल नहीं होता है बल्कि उसकी सिस्टम ने जो ऑर्गेनिक ग्रास दिया होता है ये इसका यूज कर रहा होता है, जिसके कारण उस धर्मा टीचर के सारे मेरिडियंस अब ओपन हो जाते हैं और अब उसकी लाइफ टाइम बढ़ चुकी थी। इसके लिए एल्डर जियांग का यहाँ पर अपार धन्यवाद कर रहे होते हैं कि वो इसके इस एहसान को कभी रिपे नहीं कर पाएंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग धर्मा टीचर के पीछे हाथ धोकर के पड़ जाता है और पैवेलियन में जितनी रखी बुक्स होती हैं वो एक करके उनको एक्सप्लेन करने को कहता है, क्योंकि जियांग तो यहाँ काले अक्षर भैंस बराबर होता है। इससे धर्मा आइडल उससे कह रहे होते हैं कि आप इस सेक्ट के हेड मास्टर हो करके इतने सिंपल क्वेश्चन मुझसे कैसे पूछ सकते हो, लेकिन जियांग उनके तो हाथ धो के पीछे पड़ ही जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर प्रकृति का प्रकोप आने वाला होता है, जिससे सारे लोग भयभीत होते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं एलियंस तो नहीं आ रहे हैं। ये तभी हमारी सीरीज के एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो अपने हाथ में एक अजीब सा कंपास लेके उस तूफान की ओर इशारा करते हुए कह रहा होता है कि इस कंपास ने ही मुझे घर जाने का रास्ता दिखाया है और वो रास्ता मेरे सामने खुलने वाला है और ये रास्ता 1 साल में एक बार खुलता है जो कि सीक्रेट रिल्म तियान्यून की तरफ ले जाता है। अब इसी ब्रेकिंग न्यूज की खबर की जल्द से जल्द तियान्यून सीक्रेट रिल्म खुलने वाला है। धर्मा टीचर जियांग को ये बात बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जियांग का कहीं और ही ध्यान होता है, लेकिन ये ना जानते हुए वहाँ धर्मा टीचर अपनी बातें कह रहे होते हैं। सीक्रेट रिल्म तियान्यून के खुलते ही वहाँ पे एक तियांदू नामक अलायंस होता है जो कि एक ग्रैंड मीटिंग होती है और उसी मीटिंग में एक अरीना कंपटीशन करवाया जाता है और उस कंपटीशन में उस सीक्रेट रिल्म में जाने वाले पहले 500 लोग ही इंटर कर पाएंगे, क्योंकि उस सीक्रेट रिल्म में हजारों की संख्या में ट्रेजर्स हैं, वो भी हेवन और अर्थ के से पाने के लिए वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और इसमें हमारे सेक्ट को भी जाना चाहिए ताकि हम हेवी ट्रेजर्स को पा सके और अपने सेक्ट का नाम ऊंचा कर सके। अब जब धर्मा टीचर के ध्यान जियांग पे पड़ता है कि वो तो एक टर्टल से खेल रहा है और उसकी बातों का बस जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा, ये देखते ही वो आग बबूला हो जाता है। लेकिन जियांग फिर से अपने हित में यहाँ पे कवर करते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे आपके पेशेंस का एग्जाम ले रहा था, उसमें आपको बताना होगा कि ये मेरे हाथों में ये क्या है। जिस पे धर्मा टीचर उसे कहते हैं ये तो एक टर्टल है, जिस पे जियांग उस टर्टल को सी ऑफ सफरिंग में फेंकते हुए कहता है कि आपने गलत जवाब दिया, ये मात्र एक टर्टल नहीं बल्कि एक मिस्टिकल बीस्ट है। इसे देख करके तुम समझ ही गए होगे कि हमें किसी तियान्यून रिल्म में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सेक्ट के पास इस तरह के अनगिनत ट्रेजर्स मौजूद हैं। आगे जियांग उससे कहता है कि तो आप किस बारे में बात कर रहे थे, मेरा ध्यान नहीं गया। जिस पे धर्मा टीचर ये कहते हुए कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ जियांग की सांस में सांस आती है।
वो सोचता है कि इतनी डेंजरस जगह में भला मैं क्यों कम्पीट करने के लिए जाऊँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपनी सिस्टम से कह रहा होता है कि उसे इनाम के तौर पे जो स्पिरिट बीस्ट गार्डन मिला है उसे एक्सट्रैक्ट करे, जिससे उसकी सिस्टम उसके ये ऑर्डर को मान लेती है। लेकिन हम वहाँ पे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल गार्डन देखने के बजाय एक छोटी सी झोपड़पट्टी देखते हैं, जिसे देख करके फिर से जियांग डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये क्या, ये तो एक मुर्गी रहने वाला झोपड़ा लग रहा है। जियांग अब जब उसके अंदर जाके देखता है बोलता है कि ये तो अंदर से पूरी तरह के खाली है, तो आखिर ये कैसा गार्डन है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं। जिस पर उसकी सिस्टम बताती है कि ये काफी सुइटेबल जगह है जिसमें किसी भी तरह के मॉन्स्टर पेट को रेज किया जा सकता है। कि तभी पालतू जानवर के नाम पे उसे एक मुर्गा दिखता है और जियांग उसे देखते ही ललचा जाता है कि आज रात उसे मीट खाने को मिलेगा। जैसे ही वो उसे कैच करने को जाता है वो मुर्गा एकाएक बड़ा हो जाता है और यहाँ जियांग की ही कुटाई करने लगता है, जिसे वो जोर जोर से यहाँ हेल्प चिल्लाने लगता है। कि तभी उसकी सिस्टम उसे एक नया टास्क बताती है कि होस्ट को अपने सारे डिसेबल को उसी तियानयुन ग्रेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करवाना होगा और होस्ट जैसे ही ये मिशन कंप्लीट कर पाएगा रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक इमॉर्टल स्पिरिट दिया जाएगा। इसमें जियांग उसे चीखते हुए बता रहा होता है कि तुम्हें अभी टास्क को रिलीज करना था, जबकि मुझे यहाँ पे जल्दी से बचाओ। जिस पे सिस्टम भी उसके हंसते हुए कहती है कि आपको तभी बचाया जाएगा जब होस्ट इस टास्क को करने का प्रॉमिस करेगा। अब जिस चीज से जियांग यहाँ बच रहा होता है उसी चीज के लिए प्रॉमिस कर जाता है। अब यहाँ उसकी काफी कुटाई हो जाती है और वो अपनी सिस्टम से ही कह रहा होता है कि आखिर तुम किस प्रकार के सिस्टम हो, तो अपने ही होस्ट की ब्रू सिचुएशन का फायदा उठाते हो और उसे ब्लैकमेल करते हो, और तुमने मुझे ब्लैकमेल करके हाँ करवाया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जिसपे उसकी सिस्टम उसे बताती है कि अगर होस्ट ने ये टास्क को करने से मना कर दिया तो पेनल्टी के तौर पे वो सारे मुर्गे उसे वापस दिखेंगे और उसे चोंच मारना फिर से शुरू कर देंगे। अब इस पे ना चाहते हुए भी यहाँ जियांग को हाँ करना पड़ता है। अब आगे यही बात वो अपने सारे डिसेबल्स को बता रहा होता है, लेकिन अपने राज का फाश ना होने के कारण वो अपने चेहरे पे एक धुंध सा लगा लेता है ताकि किसी को ना पता चले कि उसकी काफी कुटाई हुई है। अब जैसे ही जियांग उनसे तियान्यू रेल्म के बारे में पूछता है, उसके सारे डिसाइपल्स तो काफी समझदार निकलते हैं और एक एक करके वो उसकी खासियतें बताने लगते हैं। वो 1 लाख साल में एक बार वो सीक्रेट रेल्म ओपन होता है जहाँ पे कंपटीशन करवाया जाता है और वहाँ पे अनगिनत हेवन और अर्थ के ट्रूजर्स मिलते हैं और वहाँ पे जो जज होते हैं वो फेयर फैसला सुनाते हैं। साथ ही ये किसी कल्टीवेटर के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वहाँ जाके प्रैक्टिस करने के लिए। जिसपे आगे जियांग उनसे कहता है कि हालांकि तुम सभी ने अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज को ब्रेक थ्रू नहीं किया है और किसी ने तो अपने अंदर के इनर डेमन पे भी काबू नहीं किया है, और इसीलिए एक टीचर होने के नाते मुझे यही लगता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब ये सुनते ही सारे डिसेबल्स कह लेते हैं कि हम जल्द ही अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे पहुँच जाएंगे और टीचर हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब यहाँ पे जियांग फिर से दिखावा करने लगता है ये कहते हुए कि तो फिर ठीक है, तुम लोग जब इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो तुम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया है तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे पहुँचना होगा। इसीलिए वो उनके नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए उन्हें एक स्पेशल चीज देता है। लेकिन सात्सुकी ने अभी तक अपने इनर डेमंस को नहीं हराया था, इसीलिए वो यहाँ जियांग से पूछ रही होती है कि क्या मास्टर मेरे लिए कोई एडवाइस है। अब इसके बारे में जियांग सोचता है कि मैं इसे क्या एडवाइस दूं जिसके बारे में मुझे ना के बराबर कुछ पता है, लेकिन अनजाने में वो सात्सुकी को भी एक चीज दे देता है। यहाँ पे सात्सुकी उसके लिए थैंक्स कहती है और प्रैक्टिस रूम के लिए अब चल पड़ती है ताकि वो अपने अंदर के इनर डेमन यानी कि अपने डर पे जीत पा सके। जिसपे लाइला जो होती है वो सात्सुकी का मजाक उड़ाने लगती है ये कहते हुए कि मुझे भी हेडमास्टर से कुछ न कुछ टोकन के तौर पे जरूर कुछ चाहिए। इसमें सात्सुकी उसे कहती है कि लेकिन मास्टर ने तो मुझे कोई टोकन नहीं दिया है, लेकिन अपना रुमाल ही दे दिया है, इसपे उनके ब्लड की कुछ छींटें लगी हैं। इसपे यहाँ पे सारे डिसेबल्स चिंता करने लगते हैं कि आखिर उनके मास्टर को क्या हुआ है। यही कारण है कि वो अपनी डेंजरी नहीं दिखाना चाहते थे और एक मिस्ट के धुंध में अपने चेहरा छुपा रहे थे। जिसपे प्रिंस कहता है कि तुम लोग सब यहाँ पे खड़े क्या हो, चलो जाकर के मास्टर को देखते हैं। कि तभी वहाँ धर्मा टीचर आ जाते और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे जो हेडमास्टर है वो अपनी इंजरीज को हाइड कर रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि तुम सभी अपना ध्यान अपने प्रैक्टिस की तरफ लगाओ। तो क्या तुम अपने इस महान टीचर की इंटेंशन को खराब करने के लिए जा रहे हो। जिसपे हेदिन फिर से यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि मास्टर हमसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बने। तभी लाइला कहती है कि और हम अपने आइप को इतना क्वालिफाइड कर ले कि मास्टर की सारी चिंताएं दूर हो जाएं। जिसपे फिर प्रिंस कहता है कि तो फिर आज से हमने ये ठान लिया है कि हम और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे। इसपे हितिन कहता है कि मैं तो 3 गुना मेहनत करूंगा। तभी शेन कहता है कि मैं तो 6 गुना मेहनत करूंगा। और तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं तो 25 गुना मेहनत करूंगी। जिसमें सात्सुकी भी मोटिवेटेड होते हुए कहती है कि मैं आज ही अपने इनर डेमन को डिफीट करते हुए अपने डर पे विजय पालूंगी। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही प्रैक्टिस रूम की तरफ चल पड़ती है, जहाँ पे वो अपने हेडमास्टर के रुमाल को हाथ में पकड़े हुए आशा कर रही होती है कि ये रुमाल उसकी कुछ मदद करेगा। यहाँ पे उसके अंदर का भय उसके फादर ही होते हैं,
जो उसके सामने अपेयर होते हैं, जो यहाँ सात्सुकी से कह रहे होते हैं कि आज तुम मेरा मुकाबला करने के लिए एक रुमाल अपने साथ लाई हो, और फिर गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम जियांग को देखते हैं कि अपने फेस का दाग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे इस हैंडसम फेस पे ये निशान कब जाएगा। कि तभी उसे सिस्टम इन्फॉर्म करती है कि सात्सुकी ने अपने अंदर के इनर डेमन को डिफीट कर लिया है। तो यहाँ होस्ट को कांग्रेचुलेट किया जाता है और इस मिशन के पूरा होते ही उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल दिया जाता है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल्स और धर्मा टीचर ने मिलके उन्होंने बड़े से उस पालतू मुर्गे को पकड़ लिया होता है और उसका रोस्ट बना रहे होते हैं, जिसपे सारे डिसाइपल कहते हैं कि हमारे मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और उनके लिए हमने ये पौष्टिक आहार बनाया है ताकि वो नेचुरली हील कर पाएं। और वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही मास्टर का हिस्सा निकाल के रखा है, लेकिन उस मास्टर के हिस्से में ही धर्मा टीचर जो होते हैं वो हाथ साफ कर जाते हैं, जिन्हें सब आश्चर्य से देखने लगते हैं। लेकिन हम उस धर्मा टीचर को देखते हैं कि मीट को खाते हुए ही उसके अंदर से एक गोल्डन बॉल निकलता है, जिसे देख करके सारे हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ जियांग के लिए उस बड़े से बीस चिकन को रोस्ट किया होता है और यहाँ जियांग को ही दिया जाने वाला उस चिकन रोस्ट का हिस्सा वो खुद खा रहे होते हैं, परंतु खाते हुए उन्हें उस मीट के अंदर से एक इक्लिजर पर्ल मिलता है। अब यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि जिन के अभी भी 2 डिसाइपल्स ने फाउंडेशन बिल्डिंग के ब्रेक थ्रू नहीं किया होता है। उसी लेवल पर पहुंचने के लिए ये दोनों कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और अब फाइनली कड़ी प्रैक्टिस करते हुए इन दोनों के जो स्पिरिट्स होते हैं वो फाउंडेशन बिल्डिंग को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और जिसकी सूचना वो जियांग को देने के लिए आ जाते हैं कि तभी वहाँ पे धर्मा टीचर भी आ जाते हैं, जो उस रोस्टेड चिकन में से निकला वो इक्लिजर पर्ल यहाँ पे जियांग को देता है। अब जियांग जैसे ही इस ट्रेजर को लेता है उसे इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तभी उसकी सिस्टम कांग्रेचुलेट करती है कि होस्ट को एक तियान्यून पर्ल मिला है, जिसके कारण उसे रिवॉर्ड के तौर पे सिस्टम उसे एक रेडिएंट ग्लोइंग लुक देती है। अब ये सुनते ही जियांग यहाँ अपना चेहरा निहारने लगता है कि आखिर कितना ग्लो उसके फेस पे आ गया है। वाकई में जो इतने ज्यादा उसको फेस पे हर्ट हुआ था उसके सारे घाव भर जाते हैं। ये सब उसी पर्ल का कमाल होता है, इसीलिए वो उस पर्ल को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो सबसे पूछने लगता है कि आखिर इसमें से रोस्टेड चिकन की खुशबू क्यों आ रही है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उस धर्मा टीचर के मुंह में से निकला है, ये सोचते ही वो घिन के मारे बहुत उल्टी करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसा कि उसके सिस्टम ने उसे ये टास्क दिया था कि यहाँ जियांग के सारे डिसाइपल्स को उस तियान्यू रेल में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है और उस तियानदू कंपटीशन में उनको जीतना है ताकि वो ढेर सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा कर सके। और उस फ्लाइंग शिप का यूज करते हुए वो तियान्यू रेल की ही तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ तियान अपने सिस्टम को ओपन करता है और उससे पूछता है कि उसके पास इन्वेंट्री में अब तक वेपन्स के कितने स्टॉक है, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि वहाँ 0 बटा सन्नाटा है, मतलब इन्वेंट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। जिसपे जियांग उसे कहता है कि खैर जाने दो, मैं थोड़ी ना वहाँ पे लड़ने वाला हूँ, मेरे सारे डिसाइपल्स वहाँ चार्ज लेंगे और उनके लिए अपनी कुंफू से ही फाइट करना ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। ये बेचारा कैसा टीचर है जो अपने डिसाइपल्स को वेपन भी नहीं दे सकता। यहाँ उसके शिष्य भी उसी प्रकार के होते हैं जो बेचारे खुद ही कुंफू की प्रैक्टिस करते हुए उस कंपटीशन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। इसमें हेतिन जो होता है वो शेन से काफी मार खा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे कुंफू की प्रैक्टिस करनी ही थी। अब आगे जो प्रिंस होता है वहाँ वैसे ही पीठ घुमाए चुपचाप खड़ा होता है, जिसपे जियांग उससे पूछता है क्या तुम्हें उस इवेंट में जाने के लिए कुंफू की प्रैक्टिस नहीं करनी है, और ये बताओ हमेशा तुम सबके सामने इस तरह से अपनी पीठ दिखा के क्यों खड़े रहते हो। जिसपे प्रिंस हॉन्जी उसे कहता है कि ये सिर्फ एक तियानदूर कंपटीशन है और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात मेरे पीठ दिखा के खड़े होने की, तो मेरा इस तरह से पीठ दिखाना मुझे रॉक सॉलिड सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और सबके सामने मेरी ये इमेज रखता है कि मैं कितना नोबल और चार्मिंग हूँ। मेरी एक यूनिक स्पिरिट है जो कि सुपर पावरफुल है। वैसा कहते ही वो झट से अपना मुंह जियांग की तरफ घुमा लेता है, जिसपे जियांग कहने लगता है कि अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और अभी अपनी ही बात से मुकर गए। लेकिन यहाँ पे उसके मुंह घुमाने के कारण ये होता है कि वहाँ पर एक और बड़ी सी शिप फ्लाई करते हुए आती है, जो कि प्रिंस के ही मिनिस्टर की होती है। मिनिस्टर वहाँ प्रिंस से मिलने आता है और बताता है कि आपके फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ना ही वो शाही दरबार में जाते हैं ना ही कुछ काम करते हैं, बस उनकी अंतिम सांस चल रही है और वो इसीलिए प्रिंस को ढूंढते हुए आया है ताकि वो अपने फादर से मिल ले और अब ये डिसाइपल का गेम छोड़ करके वो अपने राजपाट को संभाले। जिसपे प्रिंस जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब से मैं सिर्फ इस इमॉर्टल सेक्ट का 3rd डिसाइपल हूँ और अब से यही पहचान मेरे लिए काफी है। अब ये सुनते ही वहाँ से मिनिस्टर चला जाता है और आगे ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब उस तियान्यू रेल में भाग लेने के लिए बहुत सारे सेक्ट्स के जो मास्टर होते हैं अपने अपने डिसाइपल्स को लेके आते हैं।
उनमें एक बहुत ही एरोगेंट सेक्ट होता है जो कि वूजी सेक्ट होता है, जिसका मास्टर काफी घमंडी होता है। आगे हम देखते हैं कि जब जियांग की बोट आती है तो वो इस वूजी सेक्ट के बोट के ऊपर फ्लाई करने लगती है, जिसके बारे में सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन सा सेक्ट है, पहले तो इसका कभी नाम नहीं सुना और इनकी कैसी हिम्मत हो गई कि ये वूजी सेक्ट के ऊपर से पार कर गया। तो क्या इन लोगों को मौत से डर नहीं लगता? अब यहाँ सासुके कहती है कि ये नीचे वाले लोग हमें इतना घूर करके क्यों देख रहे हैं, जिस पे प्रिंस उसे कहता है कि ऐसा तो होना ही था, नेचुरली वे लोग हमारे इमॉर्टल सेक्ट के चार्म से मनमोहित हो गए हैं। कि तभी वूजी सेक्ट के 2 डिसाइपल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें रोज समझाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने शिप को हमारे ऊपर से ले जाने की। वे लोग काफी रूडली इनसे बात करते हैं, इस पे ये दोनों भी उन्हें काफी करारा जवाब देते हैं। कि तभी जियांग वहाँ पे पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मेरे इमॉर्टल सेक्ट से तुम लोग डिसाइपल हो, मैंने तुम्हें इस तरह से रूडली तरीके से जबान लड़ाना कब सिखाया है। इतना कहते हुए जियांग उन दोनों दूसरे डिसाइपल्स पे ऐसा अटैक करता है कि वो सीधा जाके अपने शिप के ऊपर गिरते हैं। और जियांग यहाँ अपने डिसाइपल्स को ये बताता है कि जब तुम एक्शन से बात कर सकते हो तो फिर जुबान से बात करने की क्या जरूरत है। यहाँ वो वूजी सेक्ट का मास्टर अपने डिसाइपल पे ही गुस्सा हो रहा होता है कि तुम दोनों इस तरह से मार खा के कैसे आ गए। और आगे यहाँ सोच लेता है कि इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर के ही रहूंगा। अब आगे वो लोग तियांदो कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो उस कंपटीशन को शुरू करने के लिए स्पीच दे रहा होता है। इसे सुनते हुए सभी लोग कहते हैं कि अरे अपनी ये स्पीच बंद करो, कितनी ज्यादा बोरिंग है। कि तभी वहाँ पे वूजी सेक्ट का मास्टर आता है जो एक लाइन में ये कहता है कि सारे मास्टर्स का स्वागत है, सभी अंदर आ सकते हैं। अब सारे सेक्ट के मास्टर्स आ जाते हैं जिनके लिए खास कुर्सियों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन बेचारे जियांग को बैठने की जगह ही नहीं दी जाती। अब ये देखते ही हितिन वहाँ पे झट से आता है और अपने टीचर के लिए एक मैट जमीन पे बिछा देता है। जियांग को इस पे फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों ने उसके बैठने के लिए जगह नहीं दी। यहाँ जियांग चुपचाप मैट पे बैठ जाता है क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है वहाँ पे खड़े खड़े। अब उसकी ये हरकत देख करके जो आसपास के लोग होते हैं सारे इमॉर्टल सेक्ट को काफी ज्यादा इनफॉर्मल समझने लगते हैं कि देखो इसका मास्टर कितना डाउन टू अर्थ है, जरा भी घमंड नहीं करता। अब उसकी वाहवाही सुनकर के वूजी सेक्ट का जो लीडर होता है वो और भी गुस्से से तंतना जाता है और यहाँ जियांग को नीचा दिखाने के लिए वो बाकी के मास्टर्स को एज अ गिफ्ट उन्हें एक खास तरह की जड़ी बूटी सबको देता है, सिर्फ जियांग को छोड़कर। तभी हम देखते हैं कि जियांग भी एक खास तरह का इक्लिजर वहाँ निकाल लेता है। इससे निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होती है कि दूसरे मास्टर इससे चकाचौंध हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि इस हाई लेवल इक्लिजर के सामने तो ये जड़ी बूटी एकदम बेकार है, क्योंकि वे सभी इस इक्लिजर से निकलने वाली पावर को फील कर सकते थे। यहाँ सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि ये इमॉर्टल सेक्ट तो काफी ज्यादा बड़ा लगता है क्योंकि इसके पास इतने सारे खजाने जो हैं। बाकी के दूसरे मास्टर सभी उस जड़ी बूटी को फेंक देते हैं। ये देखते ही जो वूजी सेक्ट का लीडर होता है वो जियांग के पास जाता है और उसे फाइनली एक मास्टर के तौर पे ग्रीट करता है, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। जैसे ही जियांग वहाँ पे खड़ा होता है वो अपने ब्रोकन पाम की टेक्निक का यूज करता है और जियांग पे अटैक करता है, लेकिन जियांग ने उसी जगह पे ही अपने ड्रैगन कछुआ रखा था जिसपे उस सेक्ट मास्टर का हाथ पड़ता है और वो इतनी जोर से उसे चोट लगती है कि बेचारा जमीन में गिर जाता है। यहाँ जियांग अपने टर्टल को थैंक्स कहता है और बाकी के सभी लोग ये देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये दूसरा सेक्ट का मास्टर तो इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर को छूते ही गिर गया। अब फिर से वूजी सेक्ट का लीडर उस पे अटैक करने को जाता है, लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि लगता है मैंने आपको गलती से हर्ट कर दिया है, लेकिन आप इस बात को भूल जाइए और मेरी तरफ से ये खास इक्लिजर को रख सकते हैं। ये वो उल्टी वाला ही इक्लिजर उसे दे रहे होते हैं। अब यहाँ जियांग की दानवीरता को देख के सारे जो मास्टर होते हैं उसकी वाहवाही करने लगते हैं। ये वाकई का कमाल का हेडमास्टर है जो कि इतने कीमती ट्रेजर को यूं ही दूसरे सेक्ट के लीडर को दे रहा है। अब यहाँ कंपटीशन की शुरुआत होती है जहाँ जियांग अपने सारे डिसाइपल्स को ये लेक्चर दे रहा होता है कि नर्वस मत होना, फेयरली प्ले करना, यहाँ ग्रेड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस ऐसी फाइट करनी है कि तुम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सको। तभी वेहतिन वहाँ पे आ जाता है और चिल्लाते हुए सबसे कहने लगता है ग्रेड्स ही सब कुछ होते हैं, तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालते हुए फर्स्ट ग्रेड मिलाना है और किसी भी हालत में टॉप 5 की पोजीशन पे तो पहुँचना ही है। ये सुनते हुए सारे डिसाइपल्स एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि हम जीतेंगे, हम ही जरूर जीतेंगे। अब वो दूसरे सेक्ट का लीडर उनकी देखा देखी अपने डिसाइपल्स को भी मोटिवेट करने के लिए इसी तरह की कुछ स्पीचेस देने लगता है। उसके डिसाइपल्स जो होते हैं वो जरा भी उत्साह नहीं दिखाते, वो सिर्फ कहते हैं हाँ हम कर लेंगे। आगे वो लीडर उनसे कहता है कि किसी भी हालत में चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम्हें जीतना ही है और उस इमॉर्टल सेक्ट को किसी भी तरह से हराना है। जिसपे उसके सारे डिसाइपल जो कि थके मांदे कहते हैं कि ठीक है हम आपकी आज्ञा का पालन कर लेंगे। वो उनकी इस तरह की थकी मांदी सूरत देख करके यहाँ जो लीडर होता है सबसे कहता है कि मेरे सबसे पावरफुल डिसाइपल को बनाओ जिसका नाम जिनार है। अब अगली सीन में कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू होता है जिसमें एक छैल चबेली बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डांस करते हुए बोर्ड लेके आती है। अब वहाँ पे जो रेफरी होता है वो एक एक करके सारे डिसाइपल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। पहला का नाम चेन जाओ जाओ होता है।
उसका नाम लड़की वाला होता है, इसलिए सारी ऑडियंस ये सोचने लगती है कि एक ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे आएगी। लेकिन लड़की की जगह वहाँ पे एक लेडी बॉय आ जाता है जो कि काफी मुस्टंडा था। देख के वो ऑडियंस डिसअपॉइंट हो जाती है। आगे रेफरी दूसरे डिसाइपल का नाम बताता है और वो भी लड़कियों वाले ही होते हैं। फिर से ऑडियंस को लगता है कि एक ब्यूटीफुल लड़की आएगी, लेकिन उनकी उम्मीद फिर से धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि अब की बार एक गंजा आदमी वहाँ पे आता है जिसके कपड़े भी किसी लेडी बॉय से कम नहीं लग रहे होते हैं। सब उसे देख करके याक सा फेस बनाते हैं कि ये हमने क्या देख लिया। अब आगे वो अंतिम डिसाइपल जिनार को बुलाता है, जिसका नाम सुनकर सभी को लगता है कि अरे ये तो कोई लड़का होगा। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी लड़की अपीयर होती है। इसके क्यूटनेस को देख करके लड़के तो क्या, वहाँ की ऑडियंस में जो लड़कियां थी वो भी फ्लैट हो जाती हैं। अब सारे डिसाइपल्स आ चुके होते हैं और फर्स्ट राउंड का गेम स्टार्ट होता है। इसमें जैसे ही वो मुस्टंडा यहाँ पे उस क्यूट सी लड़की जिनार पे अटैक करने के लिए आता है, जिनार अपनी अदाओं से उसे मनमोहित कर लेती है और उसे कहने लगती है कि बिग ब्रदर क्या तुम मुझे मारोगे। वो ये कहते हुए हट जाता है कि मैं तुम पे हाथ नहीं उठा सकता, इतना क्यूट फेस जो है। अब आगे वो गंजा वहाँ पे आ जाता है और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसपे जिनार भी उसे कहने लगती है कि बिग ब्रदर क्या तुम मेरी क्यूट क्यूट आंखों को नहीं देख रहे हो, क्या तुम मेरी इस क्यूटनेस को सह पाओगे जो मुझे अटैक करने के लिए आए हो। इस पे वो गंजा ये कहता है कि मुझसे तो तुम्हें मारा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी क्यूटनेस को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। आगे वो एक पंच उठाता तो है उसे मारने के लिए, लेकिन वो दूसरे बंदे को ही मार देता है। अब ये दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं, ये कहते हुए कि हमसे तो इसकी क्यूटनेस बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। और उधर जिनार इनकी बेवकूफी पर हंस रही होती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस एपिसोड में जो फाइट होने वाली है वो सबसे यूनिक और फनी होगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राउंड 1 में जो वूजी सेक्ट की जिनार होती है वो इस तरह से अपने ओपोनेंट के सामने इतनी क्यूट हरकतें करती है कि दोनों की ही हिम्मत नहीं होती कि वो इस पे अटैक कर सके और आपस में ही लड़के हार जाते हैं। कि तभी तीसरा बंदा आता है और जिनार से कहता है कि तुम भले ही क्यूट दिख रही हो लेकिन अंदर से एक डिमन हो और तुम्हारी इस तरह की क्यूट हरकतें मुझे झांसे में नहीं डाल सकती। इसमें जिनार ये कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुमसे ऐसे लड़ूंगी और उसके सामने एक ऐसा पाउडर छिड़क देती है जिससे उसकी आंखें ही जलने लगती हैं और उसके नीचे गिरते ही राउंड 1 खत्म होता है और जिनार को विजेता घोषित किया जाता है। अब राउंड 2 की शुरुआत होती है और प्रिंस को देखते हैं जो कि अब भी एटीट्यूड में पीछे मुंह घुमाए खड़ा होता है। तभी अनाउंस करके उसे बुलाया जाता है कि स्टेज पे आके खड़े रहो। अब प्रिंस उनसे कहता है कि तुम्हें मैं पहले अटैक करने का ऑफर देता हूँ। अब वे तीनों इतने ज्यादा सुस्त होते हैं कि उसे देखते ही वही ढेर हो जाते हैं, जिसपे प्रिंस कह रहा होता है कि अरे मैंने तो एक भी मूव नहीं किया, तुम लोग ऐसे कैसे गिर सकते हो। कि तीनों इधर लोटपोट होते हुए कहते हैं कि तुमने अपने हाथों का भी यूज नहीं किया और हमें नॉकडाउन कर दिया और अब हम इतने ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। अब यहाँ प्रिंस ने तो कुछ किया भी नहीं होता है और उसे राउंड 2 का विजेता घोषित कर दिया जाता है। कि सारी ऑडियंस यहाँ डिसअपॉइंट होते हुए वहाँ चिल्ला रहे होते हैं कि ये तो एक तरह के नाइंसाफी है, क्या हम अपना यहाँ वक्त जाया करने को आए हैं। हम तो प्रिंस की रिपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसने बिना फाइट किए राउंड 2 कैसे जीत लिया। अब राउंड 3 की शुरुआत होती है और इसमें लाइला फाइट करने को आती है अपने उसी ब्रांच स्टिक को लेकर के। इसे देखते हुए उसका ओपोनेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि काफी गरीब सेक्ट से आई हो और तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की यहाँ फाइट कैसे कर सकती हो जब उसके पास कोई प्रॉपर वेपन ही नहीं है। तभी दूसरा ओपोनेंट आ जाता है और यहाँ बेकार का वो उससे फ्लर्ट करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम काफी वीक लग रही हो, इस तरह के खतरनाक कंपटीशन में तुम क्यों पार्टिसिपेट कर रही हो, चलो हमारे साथ हम कहीं मौज मस्ती करके आते हैं। इस पे लाइला का एक जोरदार हाथ उस ठरकी पे पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। अब इस पे एक और ट्रक बंदा यहाँ फिर से उसे डेट के लिए पूछता है। इस पे एक दूसरा बंदा उसे कहता है कि ये मेरी है, तुम इसे कैसे डेट के लिए पूछ सकते हो। और फिर ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। कि तभी वो तीसरा बंदा फिर से उठ खड़ा होता है और उनसे कहने लगता है कि तुम लोग तो इडियट हो, लोग यहाँ आपस में लड़ते रहो जबकि ये खूबसूरत यंग लेडी तो मेरी हुई। अब जैसे ही वो अप्रोच करने के लिए लाइला के पास बढ़ता है, लाइला इन सब की फिजूल हरकतों को देखकर एकदम गुस्से से चिढ़ जाती है और ये कहते हुए कि अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अपनी फीनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अपने उसी लकड़ी के ब्रांच से एक ऐसा अटैक उन तीनों पे करती है कि वे तीनों वहीं ढेर हो जाते हैं और लाइला को विनर घोषित किया जाता है। अब अगला राउंड भी शुरू हो जाता है और हम शेन को देखते हैं जो कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उन लकड़ी के ब्रांचेस में से सबसे अच्छी ब्रांच उसके लिए फाइट करने के लिए कौन सी है। वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो इनमें से कौन सी स्टिक को फाइट के लिए ले जाए। अब ये देखते हुए उसका ओपोनेंट हराने से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर तलवार भी नहीं है तो तुम उन लकड़ी के ढेर में से क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये तीनों जैसे ही उस पर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं, स्टिक ने तो कमाल ही कर दिया था, केवल एक ही अटैक में वो उन तीनों को वहीं ढेर कर देता है और चौथे राउंड का विनर शेन को घोषित किया जाता है। अब आगे सात्सुकी मैदान में उतरती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी भी ब्रांच स्टिक का ना तो यूज करती है, मात्र अपने हाथों के एक वेव से ही
वो अपने तीनों ओपोनेंट को वहीं पर ढेर कर देती है। उसकी इस पावर को देख करके ऑडियंस ये सोचने लगती है कि आखिर ये बंदी कौन है जिसने एक ही पंच से उन तीनों को ढेर कर दिया है, और उसने इतनी तेज फाइट किया है कि आखिर इस स्टेज पे क्या हुआ था हमें तो क्लियरली दिख ही नहीं पाया। और ये इमॉर्टल सेक्ट वाले तो कमाल के हैं, उन्होंने अब तक कोई राउंड नहीं हारी है। जिसपे वहीं खड़ी एक लड़की उनसे कहती है कि तो क्या हुआ, अब तक उनका सामना हमारे सेक्ट से नहीं हुआ है। अब ये सेक्ट एक डिमोनिक एप सेक्ट होता है और उस सेक्ट के लिए लड़ने वाले बंदे का नाम यून होता है और वो इस स्टेज पे आके सभी को ललकारता है। अब सभी इस डिमोनिक सेक्ट का नाम सुन के कहने लगते हैं कि इसे तो बहुत पहले इस दियानियो कंपटीशन रिल्म से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये लोग जीतने के लिए काफी इविल हरकतें करते थे और तियांदो लीग में रहने के काबिल ही नहीं थे। अब जैसे ही वो स्टेज पे आता है दूसरे सेक्ट वाले उसका विरोध करने लगते हैं कि तुम्हें इस तियांदो लीग कंपटीशन को अटेंड करने के लिए अलाउड ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग इसे डिजर्व ही नहीं करते। जिसपे यून उसे कहता है कि कौन वर्थी नहीं है अभी पता चल जाएगा। मैंने अब तक के जैसे फैसले फाइट की गई है, मैंने उस कंपटीशन को देखा है। यहाँ हर ऐरा गरा नत्थु कैरा फाइट कर रहा है, चाहे वो किसी भी ओरिजिन से आया हो, तो हम लोग इसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। अब आगे वो वुजू सेक्ट के ही लीडर को खरी खोटी सुना देता है, जिससे उसी के डिसाइपल हंसने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जियांग जो होता है वो इस यून की सारी इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में से निकाल रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। आगे यून उनसे कहता है कि मैं समझ गया कि तुम लोग मुझे क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहते, क्योंकि तुम लोगों को डर है कि इस कंपटीशन की जो लाइमलाइट है वो वुजू सेक्ट के ही हाथों में लगेगी। साथ ही ये भी डर है कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अदर्स हैं, और अगर उन्होंने तुम लोगों से सही से फाइट कर लिया तो फिर तुम सभी तो इस एक राउंड में भी नहीं टिक पाओगे। आगे वुजू सेक्ट का जो लीडर होता है उसकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि देखते हैं कि मैदान में कौन किसके अपोजिट टिक पाता है। बिदर हेतिन जो होता है वो उस डिमोनिक कल्ट के बारे में अपने टीचर यानी जियांग से पूछने लगता है। अब जियांग तो यहाँ पे नील बटा सन्नाटा है, इसलिए वो धर्मा एल्डर से कहता है कि इसका जवाब दो। यहाँ धर्मा एल्डर बताना शुरू करते हैं कि वो डिमोनिक एप कल्ट जो थे वो काफी पावरफुल हुआ करते थे। वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि अलग अलग जगह में उनके ब्रांचेस थे, लेकिन कुशु नामक ट्रांसक्वालिटी ने उनके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो एक इविल कल्ट बन के रह गए। और तभी से ही तियांदो अलायंस के जो लीडर हैं वो उन्हें बुरा समझने लगे और इस कंपटीशन में आने से रोकने लगे। इससे उस डिमोनिक कल्ट ने तियांदो रेल्म पे ही अटैक कर दिया। इससे वर्ल्ड की जो शांति थी वो तितर बितर हो गई। इसीलिए तभी से ये अफवाह सही मानी जाती है कि वो डिमोनिक कल्ट के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा बुरे हैं कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो किसी 3 साल बच्चे को भी खाने से नहीं कतराते। जिसमें जियांग अब धर्मा टीचर से कहने लगता है कि आप बस भी कीजिए, क्या आपने इन सभी चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इस पे एल्डर कहते हैं कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा, सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं, इससे मुझे ये पता चला है। तभी 5वें राउंड की अनाउंसमेंट होती है और हेतिन को स्टेज पे बुलाया जाता है। जियांग उसे ये आगाह करता है कि तुम इन डिमोनिक कल्ट वाले के डिसाइपल से काफी ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि वो काफी पावरफुल लगते हैं जिनके एक्सट्रीमली गुड बोन्स हैं। आगे हेतिन चिल्लाते हुए वहाँ पे स्टेज पे आता है कि देखे तुम सभी में कितनी ज्यादा हिम्मत है मुझसे फाइट करने की। अब ये सुनते ही बाकी के डिसाइपल आते हैं और उसे एक जोरदार पंच लगाते हैं और उसकी बकवास को यहीं बंद करते हैं। बेचारा हेतिन नीचे गिर जाता है और वे सभी उसे इतना कूटने लगते हैं कि तभी यून आके उन्हें रोकता है। आगे यून अपना हाथ बढ़ाता है हेतिन के सामने। इस पे हेतिन उसे कहता है कि मुझे लगता था कि तुम किसी लड़की की तरह दिखते हो, लेकिन तुम्हारी बीटिंग पावर तो काफी अच्छी है। जिस पे यून उसे कहता है कि खबरदार मुझे एक लड़की जैसे कहा तो। लेकिन यहाँ पर हेतिन चुप नहीं रहता और उसे बार बार लड़की की तरह होने का दावा पेश करने लगता है। सुनते ही यून अपने शॉट से उस पर अटैक करने लगता है कि तुम चुप रहोगी या मैं तुम्हें मारना चालू करूँ। कि तभी कोई पीछे से हेतिन पे स्नीक अटैक करता है। हेतिन भी उसे ऐसी जगह एरो मारता है कि बेचारा वहीं शांत हो जाता है। जिसपे यून हेतिन से पूछने लगता है कि आखिर तुमने इस बंदे के अटैक से मुझे क्यों बचाया। जिसपे हेतिन उसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये बताया है कि हर एक जिंदगी कीमती होती है, जिसे यूं ही आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अब इस उपदेश को सुनते ही यून यहाँ पे ढीला पड़ जाता है और हेतिन से कहता है कि तुम इस राउंड के विजेता हो, और उसको विजेता घोषित करते ही वो स्टेज से बाहर चला जाता है। इस पे हेतिन उसे चिल्लाते हुए स्टेज पे वापस आने को कहता है, क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था कि वो बस यूं ही जीत गया। अब अगले सीन में देखते हैं कि कंपटीशन के सेकंड फेज की शुरुआत होती है, जहाँ पे उन सभी को किसी स्टेज पे नहीं बल्कि माउंटेन में जा करके कुछ ट्रेजर्स को ढूंढना होता है। सबसे पहले ट्रेजर्स को ढूंढेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। अब रात के अंधेरे में सारे डिसाइपल्स उस घने माउंटेन में पहुंचते हैं। इधर इमॉर्टल सेक्ट वाले जिन्होंने सभी राउंड को जीत लिया था वे सभी के सभी उस माउंटेन में पहुंचते हैं, जिनका मुकाबला अब की बार 7 स्टार पैलेस की लड़कियों से होने वाला था। लड़कियां जैसे इमॉर्टल सेक्ट के बंदों को देखती हैं वहीं फ्लैट हो जाती है कि ये बंदे कितने हैंडसम लग रहे हैं। तर हेतिन भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये 7 स्टार पैलेस की लड़कियां इतनी खूबसूरत होंगी, तो इनसे फाइट करना तो काफी ब्यूटीफुल फाइट साबित होगा।
आगे इंस्ट्रक्टर उन्हें गेम के रूल समझाता है कि सभी डिसाइपल को इस जंगल में छुपे हुए हिडन फ्लैग को ढूंढना होगा और वही फ्लैग ही इनके लिए ट्रेजर्स होंगे। जो सबसे ज्यादा उन फ्लैग्स को ढूंढेगा उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। अब आगे हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि आज मैं ये सब कुछ साबित कर दूंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। और जैसे ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक से एक फ्लैग उसके हाथ में आ जाता है, जिससे फिर से वो खींच जाता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। बिना कुछ मेहनत किए है उसे अलग अलग तरह के फ्लैग्स क्यों हाथ लग रहे हैं और आखिर उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका कब मिलेगा। अब वो उन 2 फ्लैग्स को वहीं छोड़ देता है और जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक फ्लैग का ढेर वहाँ पे दिख जाता है, जिसे देख करके वो फ्रस्ट्रेशन से कह रहा होता है कि मुझे किसी से फाइट करने का मौका मिलेगा या मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। इधर हम सात्सुकी को देखते हैं जिसने अपने एक ओपोनेंट को हरा दिया था और उससे फ्लैग ले लेती है। तभी उसके पैलेस की दासियां उसके पास आती हैं तो उसे कहती है कि योर हाइनेस ने हमें आपकी मदद करने को यहाँ पे भेजा है। आगे वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आपके बिना हमारी पूरी प्रजा बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, इसीलिए आज हम आपको यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। जिसपे सात्सुकी कहती है कि लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट टास्क जो करने हैं। जिसपे उन दासियों के ये कहते ही कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले के जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो हम सभी कर लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये कॉम्बो एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं के साथ। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर दे देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर में इसी तरह की अमेजिंग सीरीज में और भी लाने वाली हूँ आपके लिए, सो डू काइंडली सब्सक्राइब इट। बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।